द अनवांटेड सन्स मिलियनेयर सिस्टम पार्ट 06। दोस्तों, आज की कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां शक्ति, रहस्य और रोमांच का अनोखा संगम है। ये कहानी वेब नॉवल पर प्रकाशित एक वेब नॉवेल पर आधारित है, जिसका श्रेय उसके मूल लेखक को जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 51। उधार ली गई वेटर की वर्दी उसे किसी ऐसे नाटक के परिधान जैसी लग रही थी जिसके लिए उसने कभी ऑडिशन ही नहीं दिया था। कड़क सफ़ेद कमीज उसकी गर्दन पर बहुत कसी हुई थी और काली पैंट बहुत छोटी थी। सैफायर लाउंज के अंदरूनी हिस्से में बने तंग और गर्म स्टाफ बाथरूम में खड़ा अपनी परछाई को घूर रहा था। उसे परछाई में कोई टेक उद्यमी नहीं दिख रहा था, बल्कि उसे एक डरा हुआ बच्चा दिख रहा था जो कुछ बहुत ही मूर्खतापूर्ण करने वाला था। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? एवलिन की आवाज़ उसके एक तरफा ईयरपीस में धीमी फुसफुसाहट जैसी थी। परीक्षण पुष्टि करो। उसने उस छोटे से उपकरण को 2 बार टैप किया, जो उनके लिए "मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ" का पूर्व निर्धारित संकेत था। अच्छा, उसने जवाब दिया। सिल्वा ड्रिफ्टवुड बार में तैनात है और मैं 3 ब्लॉक दूर खड़ी हूँ। पुलिस बैंड शांत हैं। याद रखना, कोडवर्ड है चेकमेट। जैसे ही तुम इसे सुनो, तुम्हें सब कुछ छोड़कर सर्विस एग्जिट की ओर भागना है। समझ गए? उसने 2 बार फिर टैप किया। उसका गला इतना सूख गया था कि वह कोई शब्द नहीं बोल पा रहा था। बाथरूम के दरवाजे पर अचानक हुई तेज दस्तक से वह चौंक गया। नए लड़के, सजना संवरना बंद करो, ग्राहक भूखे हैं। अपनी ट्रे उठाओ और जल्दी से मुख्य मंजिल पर जाओ। ये हेड वेटर था, जेरार्ड नाम का एक आदमी जिसके चेहरे पर हमेशा एक चिड़चिड़ापन सा भाव रहता था। ने एक आखिरी गहरी सांस ली, अपने कंधे सीधे किए और बाथरूम से बाहर निकल आया। गलियारे में अफरा तफरी मची हुई थी। वेटर चांदी की थालियां संभाल रहे थे और बारटेंडर कॉकटेल बना रहे थे। हवा में महंगे परफ्यूम, सिगार के धुएं और भुने हुए मांस की महक फैली हुई थी। वह भीड़ के पीछे पीछे मुख्य जुआघर में चला गया। सैफायर लाउंज अपने भव्य नाम के अनुरूप ही था। कमरे में गहरे नीले रंग के कालीन बिछे थे और हल्की रोशनी पॉलिश किए हुए पीतल और क्रिस्टल के गिलासों पर चमक रही थी। हवा में एक धीमी, गंभीर फुसफुसाहट गूंज रही थी, जो बड़ी मात्रा में पैसों के लेन देन की आवाज़ थी। बड़े जुआरी हरे रंग के मखमली मेजों पर बैठे थे, उनके चेहरे एकाग्रता से भरे हुए थे। इस जगह में रामोस के जुआघर जैसी शोरगुल और बेचैनी नहीं थी। यह एक शांत, ठंडे किस्म का खतरा था। उसकी नज़र तुरंत उस मेज़ पर पड़ी जिसकी उसे तलाश थी। वह कमरे के बीचों बीच थी और बाकी सभी मेज़ों से रस्सी से अलग की गई थी। यह एक बड़ा दांव वाला खेल था। 5 आदमी उसके चारों ओर बैठे थे। रामोस का साथी, स्टलिंग नाम का एक आदमी, आसानी से पहचाना जा सकता था क्योंकि उसकी नज़रें किसी शार्क की तरह ठंडी और निर्जीव थीं। बाकी 4 खिलाड़ी उम्रदराज व्यापारियों और एक युवा व्यक्ति का मिश्रण थे जो घबराकर बार बार अपने कफलिंग्स ठीक कर रहा था। और फिर मेज़बान विंसेंजो था, एक उम्रदराज आदमी जिसके बाल चांदी जैसे सफ़ेद थे और जिसकी तेज़, बाज जैसी निगाहें धीरे धीरे पूरे कमरे में घूमती थीं और कुछ भी नहीं चूकती थीं। के दिमाग में सिल्वा की चेतावनी गूंज उठी। वह पुराने ख्यालों का है। घूरना बंद करो, नए लड़के। जेरार्ड ने के हाथों में शैंपेन के गिलासों से भरी एक भारी ट्रे थमाते हुए फुफकारा। इसे अभी टेबल नंबर 7 पर ले जाओ, और भगवान के लिए कुछ भी मत गिराना। इस बोतल की कीमत तुम्हारी 1 महीने की कमाई से भी ज़्यादा है। धड़कते दिल के साथ कमरे में दाखिल हुआ। बस यही था। उसने अपना ध्यान केंद्रित किया। न्यूरल इंटरफेस चालू। एक तेज दर्द ने उसे ध्यान केंद्रित करने में मदद की और उसके आसपास की दुनिया और भी स्पष्ट हो गई। ऑडियो एनहांसमेंट चालू। कमरे की सामान्य फुसफुसाहट अचानक अलग अलग आवाज़ों के शोरगुल में बदल गई। उसने शोर को दरकिनार करते हुए खनकते गिलासों और व्यर्थ की बातचीत को पृष्ठभूमि में धकेल दिया। उसने अपनी बढ़ी हुई श्रवण शक्ति को विशेष रूप से बीच वाली मेज पर केंद्रित किया। मैं तुम्हें 5000 देता हूँ, स्टलिंग ने सपाट स्वर में कहा। उसने बिना किसी भाव के चिप्स का एक ढेर आगे बढ़ा दिया। कफलिंग पहने युवक ने मुश्किल से अपनी बात कही। मैं फ़ोन करता हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज़ में हल्की सी कंपन झलक रही थी। मेज के चारों ओर घूम रहा था और खिलाड़ियों को शैंपेन के गिलास दे रहा था। किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह मानो किसी फर्नीचर के टुकड़े की तरह अदृश्य था। जब वह एक युवक के पास गिलास रखने के लिए झुका तो उसने ध्यान केंद्रित किया। उसकी बढ़ी हुई सुनने की शक्ति ने उस युवक के दिल की तेज, फड़फड़ाती धड़कन और मेज के नीचे उसकी तर्जनी उंगली पर अंगूठे के रगड़ने की हल्की, खुरदरी आवाज़ को पकड़ लिया। वह युवक स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था और दिखावा कर रहा था। वहां से हट गया और उसका ध्यान एक भारी सोने की अंगूठी पहने एक बुजुर्ग व्यापारी पर केंद्रित हो गया। उस आदमी को अभी अभी ताश के नए पत्ते मिले थे और ने उन्हें देखते हुए निराशा की एक धीमी, लगभग खामोश आह भरते हुए सुना। उसके पत्ते कमजोर थे। यही उनकी योजना का रहस्य था। कार्ड पर निशान लगाकर या छिपे हुए कैमरों का इस्तेमाल करके धोखा नहीं दे रहा था, बल्कि वह खिलाड़ियों की अचेतन जैविक प्रतिक्रियाओं को सुन रहा था, वे चीजें जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। उसे यह जानकारी अपने साथी स्टलिंग तक पहुंचानी थी।
उनकी योजना सरल थी, जब भी एस स्टर्लिंग की कुर्सी के पीछे से गुजरता, वह दूसरे खिलाड़ियों के हाथों की ताकत बताने वाला एक सांकेतिक शब्द फुसफुसाता, मजबूत, कमजोर या झांसा। पहली बार जब एस ने उस पर नजर डाली तो उसने सोने की अंगूठी पहने व्यापारी को फिर से निराशा से आह भरते सुना, जो उसकी कमजोर पकड़ का पक्का संकेत था। जैसे ही एस स्टर्लिंग के पीछे चला, स्टर्लिंग ने अपनी ट्रे पर रखे गिलास को जांचने के अंदाज में झुककर फुसफुसाया, तुम्हारा दायां हाथ कमजोर है। स्टर्लिंग स्थिर खड़ा रहा। उसने न तो सिर हिलाया और न ही नजर डाली। उसने बस अपने अगले हाथ के पत्ते मोड़ दिए, जिससे वह उस खिलाड़ी के खिलाफ निश्चित हार से बच गया जिसने कुछ ही क्षणों बाद इक्कों का एक शक्तिशाली जोड़ा दिखाया। उनकी योजना कारगर साबित हो रही थी। अगले 1 घंटे तक एस ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। वह ड्रिंक्स लाता, खाली गिलास हटाता और धीमी आवाज में फुसफुसाता, सामने वाला खिलाड़ी ब्लफ कर रहा है और 2 सीटें बची हैं और खिलाड़ी मजबूत है। स्टर्लिंग, जो पहले से ही एक कुशल खिलाड़ी था, इस अतिरिक्त जानकारी के साथ अजेय हो गया। उसके चिप्स का ढेर लगातार बढ़ता गया, जबकि अन्य खिलाड़ी और भी ज्यादा निराश और तनावग्रस्त होते चले गए। एस को एक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस होने लगा। सिस्टम की निर्मम कार्यकुशलता और उसका अपना डर एक शक्तिशाली संयोजन थे। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह एक भूत हो, जो दुश्मन के इलाके के बिल्कुल केंद्र से गुप्त रूप से जानकारी पहुंचा रहा हो। और फिर अचानक उसे किसी की निगाहों का भार महसूस हुआ। उसने ऊपर देखा और खेल के आयोजक विंसेंजो को पाया। वह अब कमरे में इधर उधर नहीं देख रहा था, वह केवल एस को देख रहा था। उसकी तेज, बाज जैसी आंखें सिकुड़ी हुई थीं और मेज के चारों ओर घूमते हुए उस पर टिकी हुई थीं। विंसेंजो गुस्से में नहीं दिख रहा था, बस गहरी और बेचैन कर देने वाली जिज्ञासा से भरा हुआ था। एस का खून जम गया। उसे एहसास हुआ कि वह जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में था और स्टर्लिंग की कुर्सी के पीछे जरूरत से ज्यादा हरकतें कर चुका था। उसने खुद को मजबूर करके कमरे के दूसरे कोने में जाकर दूसरी मेज पर ध्यान दिया, लेकिन उसे अब भी विंसेंजो की निगाहें अपनी पीठ पर गड़ी हुई महसूस हो रही थीं। एवलिन, उसने फुसफुसाते हुए कहा और नैपकिन ठीक करने का नाटक करते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मेजबान विंसेंजो, वो मुझे देख रहा है। एवलिन के जवाब देने से पहले उसके ईयरपीस पर थोड़ी देर का विराम था। वह कितनी बारीकी से देख रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई कीड़ा हूं जिसे वह कुचलने के बारे में सोच रहा है, एस ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया। ठीक है, घबराओ मत, एवलिन ने कहा। अपनी आदतें बदलो, कुछ समय के लिए स्टर्लिंग से दूर रहो, बस एक वेटर होने पर ध्यान दो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूट पहने एक लंबा चौड़ा आदमी विंसेंजो के निजी सुरक्षा गार्डों में से एक दीवार से हटकर कमरे में बेफिक्र होकर घूमने लगा। वह सीधे एस की ओर नहीं बढ़ रहा था, बल्कि एक शिकारी की तरह चक्कर लगा रहा था जो अपने शिकार के भागने का रास्ता काट रहा हो। एस के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। वह फंसा हुआ था और उसे ध्यान भटकाने के लिए कुछ करना था। एक बड़ा सा ध्यान भटकाने वाला काम। उसकी नज़रें कमरे में चारों ओर घूम रही थीं, उसका न्यूरल इंटरफेस बिजली की गति से सब कुछ प्रोसेस कर रहा था। उसने निकास द्वार, अन्य कर्मचारियों और ग्राहकों पर नजर डाली। तभी उसे अपना मौका नजर आया। बार के पास एक थका हुआ और काम से परेशान वेटर गंदे गिलासों से भरी एक भारी ट्रे को संभालने के लिए संघर्ष कर रहा था। ट्रे खतरनाक तरीके से डगमगा रही थी। यह एक बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन यही उसके पास एकमात्र मौका था। जैसे ही सुरक्षा गार्ड करीब आया, एस समझ गया कि उसे कुछ करना होगा। वह तेजी से बार की ओर बढ़ा, अपने कदमों को संभलकर। जैसे ही वह गिलासों से भरी भारी ट्रे उठाए एक वेटर के पास से गुजरा, एस ने जानबूझकर ठोकर खाने का नाटक किया। उसने जानबूझकर अपनी कोहनी वेटर की बांह पर जोर से मारी। परिणाम तुरंत और भयावह था। ट्रे पलटकर उसके हाथ से फिसल गई और वेटर चीख पड़ा। ट्रे जमीन पर गिरते ही कांच और चीनी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े बिखर गए, जिससे जोरदार आवाज हुई। आवाज इतनी तेज थी मानो 100 खिड़कियां एक साथ टूट गई हों। लाउंज में मौजूद हर व्यक्ति ने शोर की ओर अपना सिर घुमाया। विंसेंजो की पैनी निगाह ऐसे हट गई। सुरक्षा गार्ड ने आगे बढ़ना बंद कर दिया और शोरगुल की ओर मुड़ गया। ग्राहक आश्चर्य और झुंझलाहट में चिल्ला उठे। उस अफरा तफरी के बीच एस ने जरा भी संकोच नहीं किया। वह घुटनों के बल बैठ गया, मदद करने के लिए नहीं बल्कि खुद को छिपाने के लिए। वह एक ऊंची पीठ वाली कुर्सी की आड़ में छिप गया। माफ कीजिए, बहुत बहुत माफ कीजिए, वेटर घबराते हुए बोला। उसका चेहरा डर से लाल हो गया था और बाकी कर्मचारी उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। ध्यान भटकाने का यह तरीका एकदम सही था। पूरे कमरे का ध्यान उस अव्यवस्था पर केंद्रित हो गया। एस नीचे झुका रहा, उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे वो सीने से बाहर निकल आएगा। उसने विंसेंजो की तीखी, चिड़चिड़ी आवाज सुनी, जो सफाई का निर्देश दे रहा था। नाजुक पल बीत चुका था और तत्काल खतरा टल गया था। एस ने दांव पर लगी मेज की ओर एक नज़र डाली। स्टर्लिंग उबे हुए भाव से खेल को देख रहा था। उसने एक पल के लिए एस की ओर देखा और लगभग न के बराबर सिर हिलाया। खेल लगभग खत्म हो चुका था और स्टर्लिंग अब काफी आगे निकल चुका था। एस पूरी रात टेबल से दूर रहा।
20 मिनट बाद स्टर्लिंग ने अपने चिप्स का विशाल ढेर निकाल लिया। वह जीत गया था, जिसका मतलब था कि काम पूरा हो गया था। एस चुपके से सर्विस एंट्रेंस से बाहर निकल गया और ठंडी रात की हवा ने उसे राहत का एहसास कराया। वह गली की गंदी ईंट की दीवार से टिक गया, जोर जोर से सांस ले रहा था क्योंकि एड्रेनालाइन के अचानक बढ़ने से उसका शरीर कांप रहा था। उसने ये कर दिखाया था। उसने एक ताकतवर अपराधी सरगना को उसके ही कसीनो में धोखा दिया और बच निकला। उसने रामोस की परीक्षा पास कर ली थी। न्यूरल इंटरफेस की आवाज़ धीमी हो गई, ऑडियो एनहांसमेंट कम हो गया। दुनिया अपनी सामान्य आवाज़ में लौट आई, लेकिन अचानक वह फीकी और कम जीवंत लगने लगी। उसने पैसों और उससे मिलने वाली आज़ादी के बारे में सोचा। फिर भी उसे विंसेंजो की घूरती निगाहों की ठंडी याद और कांच टूटने की गूंजती आवाज़ के अलावा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसकी जीत खोखली लग रही थी क्योंकि उसने अराजकता फैलाकर और एक निर्दोष व्यक्ति को दोष लेने देकर अपनी जान बचाई थी। उसने अपने ईयरपीस को थपथपाकर संवाद स्थापित किया। हो गया, उसने धीमी, कर्कश आवाज़ में कहा। मैं जा रहा हूँ। एवलिन की राहत भरी आह ही उसके लिए एकमात्र इनाम थी, लेकिन वह भी उसके द्वारा किए गए कृत्य के दाग को मिटा नहीं सकी। उसे एहसास हुआ कि स्वच्छ भविष्य की ओर उसका रास्ता हर कदम के साथ और भी गंदा होता जा रहा है। चैप्टर 52। सैफायर लाउंज के पीछे की गली किसी गहरी, अंधेरी घाटी जैसी थी। हवा ठंडी और नम थी, कूड़ेदानों से सड़ते कचरे की बदबू और पुरानी ईंटों की गीली, मिट्टी जैसी महक से भरी हुई थी। एस खुरदरी दीवार से टिककर अपने तेज धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश कर रहा था। अंदर मची अफरा-तफरी के दौरान उसके अंदर जो एड्रेनालाइन का तीव्र प्रवाह हुआ था, वह अब कम हो रहा था, जिससे वह कांप रहा था और अंदर से खाली महसूस कर रहा था। वह उस दृश्य को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। चमकते कांच के टुकड़ों की बौछार, दूसरे वेटर का भयभीत चेहरा और विंसेंजो की संदेह भरी निगाहों का भारी बोझ। उसने अपना कर्तव्य निभाया और जीत हासिल की। फिर भी उसे हार का एहसास हुआ क्योंकि उसने किसी और की रात और शायद उसकी नौकरी भी बर्बाद करके खुद को बचा लिया था। अचानक इंजन की आवाज़ ने सन्नाटा तोड़ दिया। गली के दूसरे छोर पर एक काली सेडान कार दिखाई दी, जिसे वह पहचान नहीं पाया। कार अंधेरे पानी में तैरती शार्क की तरह तेजी से चल रही थी। उसकी हेडलाइट्स बंद थीं। बिना आवाज़ किए यात्री खिड़की नीचे हुई और अंधेरे में मार्कस का जख्मी चेहरा नजर आया। मार्कस ने एक शब्द भी नहीं बोला। उसने बस बगल वाली खाली सीट की ओर सिर हिलाया, मानो अंदर बैठने का स्पष्ट संकेत दे रहा हो। एस के पेट में डर की एक अजीब सी गांठ सी बन गई। ऐसा होना तो नामुमकिन था। उसने कुछ ही ब्लॉक दूर एवलिन से मिलने और चुपके से रात के अंधेरे में वापस जाने की योजना बनाई थी। एक पल के लिए उसने भागने का सोचा, लेकिन उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। रामोस के हर जगह जान पहचान थी। एक गहरी सांस लेकर उसने दीवार से अपना सहारा लिया और कार की तरफ बढ़ा और यात्री सीट पर बैठ गया। कार का इंटीरियर आलीशान था, जिसमें महंगे चमड़े की खुशबू आ रही थी और उसके नीचे हल्की सी धातु जैसी गंध भी थी, शायद बंदूक के तेल की। गाड़ी चलाकर जाने के बजाय मार्कस वहीं बैठा रहा। अंधेरे में वह एक विशाल, शांत उपस्थिति की तरह था। उसकी आंखें सामने वाली गली पर टिकी हुई थीं। ये गहरी चुप्पी उसके चिल्लाने से भी ज्यादा भयावह लग रही थी। विंसेंजो के लोग यहाँ सब कुछ तहस नहस कर रहे हैं, मार्कस ने आखिरकार धीमी, कर्कश आवाज में कहा। शांत कार में उसकी आवाज गूंज रही थी। वे एक वेटर की तलाश में हैं, वो भी बहुत अनाड़ी, और वे खुश नहीं हैं। तुमने जो थोड़ी सी गड़बड़ की है, उसकी कीमत तुम्हारी जान से भी ज्यादा है। ये सुनकर एस का खून जम गया। उसने अपने चेहरे पर सावधानी और तटस्थता का भाव बनाए रखा और गंदी ईंट की दीवार को घूरता रहा। मैंने कमरे के दूसरी तरफ से शोर सुना, उसने अपनी आवाज़ को स्थिर रखते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की रात बहुत खराब गुजरी हो। मार्कस के मुंह से एक छोटी, कर्कश आवाज़ निकली जो पूरी तरह से हंसी नहीं थी। हाँ, रात अच्छी नहीं गुजरी, उसने जवाब दिया। उसने अपना सिर घुमाया, उसकी ठंडी आंखें धीरे धीरे एस को ऊपर से नीचे तक देख रही थीं, मानो वह किसी खराब उपकरण का आकलन कर रहा हो। आज रात तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, बच्चे। बहुत अच्छी किस्मत। बॉस का आदमी जीत गया और उसने बड़ी जीत हासिल की। बॉस के लिए बस यही मायने रखता है और इसलिए तुम्हारे लिए भी बस यही मायने रखता है। मार्कस ने अपनी जैकेट में हाथ डाला और एक मोटा, भरा हुआ लिफाफा निकाला। यह एस को पहले दिए गए किसी भी लिफाफे से बड़ा और भारी था। उसने उसे एस की गोद में फेंक दिया, जहां वह जोरदार आवाज के साथ गिरा। तुम्हारा हिस्सा उसमें है, मार्कस ने धीमी आवाज में कहा। ये $15,000 है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम गिन सकते हो। $15,000। रकम इतनी बड़ी थी कि यकीन करना मुश्किल था कि ये सच है। ये वो पैसा था जो किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता था। ये उसके असली कारोबार, एजिस को शुरू करने और आज़ादी खरीदने के लिए काफ़ी था। लेकिन खजाने की तरह लगने के बजाय लिफाफा उसकी गोद में एक भारी, खतरनाक बोझ जैसा लग रहा था। एस ने पैसों को गिनने की जहमत नहीं उठाई। उसने बस लिफाफा पकड़ा और कागज़ के ऊपर से ही अंदर रखे नोटों के नुकीले किनारों को महसूस किया।
उसने अब तक इतनी नकदी कभी नहीं पकड़ी थी, फिर भी उसे यह गंदी और अजीब सी लगी। बॉस तुम्हारे काम से खुश हैं, मार्कस ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। इंजन इतना शांत था कि मानो फुसफुसाहट हो। लेकिन ये काम हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है। जिस आदमी से हमने चोरी की है, विंसेंजो, वह डी के जैसा मामूली अपराधी नहीं है। वह पुराने ज़माने का गैंगस्टर है जिसके बड़े बड़े संपर्क हैं। वह बदला लेने में माहिर है और इस बात से बहुत गुस्सा होगा कि हमने उसे उसके ही घर में बेवकूफ़ बना दिया। मार्कस ने गाड़ी गली से बाहर निकाली और रात के हल्के ट्रैफिक में शामिल हो गया। उसने एस की ओर देखा, जिसका चेहरा गुजरती हुई स्ट्रीट लाइट्स में गंभीर दिख रहा था। बॉस ने तुम्हें सलाह दी है कि तुम पूरी तरह गायब हो जाओ। तुम्हें एक भूत बनना होगा। वह छोटा सा मरम्मत का धंधा जो तुम शुरू करने की कोशिश कर रहे हो, उसे चुपचाप चलाओ और किसी का ध्यान आकर्षित मत करो। बड़े सपने देखने से लोग तुम्हें नोटिस करेंगे और इससे हमारे दुश्मनों के लिए तुम्हें ढूंढना आसान हो जाएगा। मार्कस ने एस की ओर देखा और उसका चेहरा गुजरती हुई स्ट्रीट लाइट्स में गंभीर दिख रहा था। तुम अब बॉस के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति हो, और मूल्यवान संपत्तियों को या तो बहुत सावधानी से सुरक्षित रखा जाता है या उन्हें दुश्मन के हाथों से बचाने के लिए पूरी तरह गायब कर दिया जाता है। इस संदेश का अर्थ स्पष्ट और निर्मल था। उनके बॉस रामोस से मिली स्वीकृति कोई इनाम नहीं बल्कि एक जाल थी। एस की सफलता ने उसे और भी उपयोगी बना दिया था, लेकिन साथ ही उसे एक निशाना भी बना दिया था। वह अब सड़कों का कोई साधारण बच्चा नहीं था। वह अब एक बहुमूल्य औजार था, और औजारों को तब तक सुरक्षित रखा जाता है जब तक कि किसी विशेष काम के लिए उनकी आवश्यकता न हो। मार्कस ने उसे अपनी वर्कशॉप से 2 ब्लॉक दूर उतार दिया। सारा पैसा एक ही जगह खर्च मत करना, उसने कहा। आमतौर पर हंसमुख रहने वाली यह बात कार की खिड़की बंद होते ही एक गंभीर धमकी जैसी लगने लगी। फिर वह आलीशान सेडान कार आराम से आगे बढ़ गई और उसकी लाल टेल लाइट्स रात के अंधेरे में गायब हो गईं। एस सुनसान फुटपाथ पर अकेला खड़ा था, उसके हाथ में एक लिफाफा था जो मानो उसे चुभ रहा हो। वह आखिरी 2 ब्लॉक जितनी जल्दी हो सके पूरी तरह से सतर्क होकर चला। हर परछाई और हर गुजरती कार से उसका दिल जोर से धड़क रहा था, और उसे यह एहसास सता रहा था कि विंसेंजो की निगाहें हर जगह से उस पर टिकी हुई हैं। जब आखिरकार उसने कार्यशाला यूनिट B17 का भारी नया स्टील का दरवाजा खोला तो एवलिन और सिल्वा तुरंत उछल पड़ी। उनके चेहरों पर राहत इतनी प्रबल थी कि ऐसा लग रहा था मानो कमरे में किसी की साक्षात उपस्थिति हो। तुम ठीक हो? सिल्वा ने अचानक कहा। तनाव मुक्त होने से उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया और ऐसा लग रहा था मानो वह दौड़कर उसे गले लगाना चाहता हो। हालांकि एवलिन की नज़र सीधे एस के हाथ में मौजूद मोटे लिफाफे पर पड़ी। उसके चेहरे पर आशा और भय का मिला-जुला भाव था, और उसने पूछा, तुम्हें मिल गया? बिना कुछ कहे एस उस वर्कबेंच की ओर बढ़ा जिसे वे कॉन्फ्रेंस टेबल के रूप में इस्तेमाल करते थे। उसने लिफाफे को उल्टा किया और 100 डॉलर के नोटों के गट्ठे खुरदरी लकड़ी की सतह पर बिखर गए। पैसों ने हरे और सफ़ेद रंग की एक बेतरतीब नदी बना दी, जो वर्कशॉप में अब तक देखी गई सबसे अधिक नकदी थी। सिल्वा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने अपने पूरे जीवन में कभी एक जगह पर इतना पैसा नहीं देखा था। वाह, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सच है, अपनी उंगली से एक गट्ठे को धीरे से छुआ। एस, हम अमीर हो गए हैं। 15,000, एस ने कहा। उसकी आवाज़ सपाट और भावहीन थी, मानो उसमें से सारी भावनाएं निकल गई हों। फिर उसने उन्हें सब कुछ बताया। उसने उस तनावपूर्ण, खामोश खेल का वर्णन किया जो उसे खेलना पड़ा, स्टलिंग नाम के एक आदमी के कान में फुसफुसाकर बोले गए गुप्त संकेत, और विंसेंजो की बाज जैसी नज़रों से उसे घूरने का तरीका, मानो वह उसे आर पार देख रहा हो। उसने सुरक्षा गार्ड के पास आने और अपनी जान बचाने के लिए दूसरे वेटर की रात कुर्बान करके पैदा किए गए उस हताश, शर्मनाक, ध्यान भटकाने वाले काम के बारे में बताया। उसने मार्कस के साथ कार में हुई उस शांत, धमकी भरी यात्रा और उसे मिली आखिरी चेतावनी के बारे में बताया। विंसेंजो के आदमी अब उस अनाड़ी वेटर को ढूंढ रहे हैं, एस ने समझाया। रामोस कहता है कि हमें गायब होना होगा, हमें भूत बनना होगा और किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं करना होगा। हमारा मरम्मत का व्यवसाय छोटा और पूरी तरह से अदृश्य रहना चाहिए। सिल्वा के चेहरे से खुशी और हैरानी गायब हो गई, उसकी जगह एक क्षीण पीला डर छा गया। एवलिन अपनी बाहों को सीने पर कसकर बांधे हुए सुन रही थी, मानो वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। उसका चेहरा गंभीर था, जिससे ये पुष्टि हो रही थी कि उसके सबसे बुरे डर सच हो गए थे। तो यही असली कीमत है जो हमें चुकानी पड़ेगी, उसने धीरे से कहा। उसकी नज़रें बेंच पर बिखरे छोटे मोटे पैसों पर टिकी थीं। हमारे पास 15,000 डॉलर तो हैं, लेकिन साथ ही एक ताकतवर और बदला लेने वाला नया दुश्मन भी है जिसके पास तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर मारने का कारण है। हम आज़ाद नहीं हैं, एस। हम कोई भविष्य नहीं बना रहे हैं। हम बस एक जेल से दूसरी जेल में जा रहे हैं, और यह वाली कहीं ज़्यादा महंगी है। ये वो पैसा है जो कल हमारे पास नहीं था, एस ने तर्क दिया। थकी हुई आवाज़ में थोड़ा बचाव का भाव आ गया, क्योंकि वह उसे और खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। हमें इसी की ज़रूरत थी।
ये पैसा एजेस के लिए है, हमारे बिजनेस अकाउंट के लिए है और उन पुर्जों के लिए है जिन्हें हमें खरीदना है। ये हमारे भविष्य के लिए है। और वो भविष्य आखिर है क्या? एवलिन ने गुस्से से भरी घबराहट भरी आवाज में पलटकर पूछा। क्या वो ऐसा भविष्य है जहां हम हमेशा छिपते रहेंगे, जहां हम हर परछाई से डरेंगे, ये सोचते हुए कि कहीं विंसेंजो के आदमी बदला लेने तो नहीं आ रहे? ऐसा भविष्य जहां रामोस तुम्हारा मालिक होगा क्योंकि वही अकेला है जो तुम्हें उस राक्षस से बचा सकता है जिसे उकसाने के लिए उसने तुम्हें भेजा है। उसके शब्दों की सच्चाई एस को बुरी तरह से झकझोर गई। वह बड़ी रकम और अपने लक्ष्य को हासिल करने की विशालता से इतना अंधा हो गया था कि उसने इससे जुड़ी भारी जंजीरों को देखने से इनकार कर दिया था। घुटन भरे तनाव को तोड़ने के लिए बेताब सिल्वा ने नोटों का एक गट्ठा उठाया। मतलब, फिर भी बहुत पैसा है, उसने आशा भरी आवाज में कहा। हम, पता नहीं, एक बहुत ही बढ़िया अलार्म सिस्टम खरीद सकते हैं। एस ने एक कमजोर थकी हुई मुस्कान बिखेरी। सिल्वा का सरल गंभीर तर्क उसके लिए जीवन रेखा साबित हुआ। हमारे पास पहले से ही एक अच्छा अलार्म सिस्टम है, सिल्वा। ठीक है, सिल्वा ने सिर हिलाया और अपने विचार में और भी मग्न हो गया। तो फिर एक बेहतर लेजरों के साथ और एक खाए, क्या कार्यशालाओं में खाई होती है? सुझाव की सरासर बेतुकीपन ने आखिरकार भयानक तनाव को तोड़ दिया। एवलिन के होंठों से एक छोटी बनावटी हंसी निकल गई। डर अभी भी मौजूद था, कमरे में एक ठंडी और भारी गांठ की तरह बैठा हुआ था, लेकिन अब यह एक ऐसा डर था जिसे वे सभी एक टीम के रूप में मिलकर साझा कर रहे थे। ठीक है, एस ने गहरी स्थिर सांस लेते हुए कहा। उसने पैसे वापस लिफाफे में समेटना शुरू किया और नोटों को करीने से जमा कर दिया ताकि खुद को व्यस्त रख सके। कल सुबह सबसे पहले हम इसे बिजनेस अकाउंट में जमा कर देंगे। फिर हम वही करेंगे जो रामोस ने कहा था। हम गुमनाम हो जाएंगे। हम अब कोई बड़े काम नहीं लेंगे। हम ऑनलाइन दिखावा करना बंद कर देंगे। हम सिर्फ मरम्मत के काम पर ध्यान देंगे। हम चुपचाप मेहनत करेंगे, मन लगाकर काम करेंगे और चुपचाप अपना भविष्य बनाएंगे। उसने पैसों की तरफ देखा और फिर एवलिन और सिल्वा की तरफ। $15,000 उनकी आज़ादी का जरिया होने चाहिए थे, लेकिन इसके बजाय वे मानो उनके टखनों में बंधे सीमेंट के ब्लॉक की तरह लग रहे थे, जो उन्हें उस अंधेरे और खतरनाक पानी में और गहराई तक खींच रहे थे जिससे वे इतनी बेताबी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। किसी शैतान से व्यापार करने की कीमत सिर्फ पैसा ही नहीं होती। इसकी कीमत आपकी आत्मा का एक हिस्सा भी होती है और यह आपको नए राक्षसों के निशाने पर ला खड़ा करता है। एस ने पूरी कीमत चुका दी थी और अब उन सभी को इसके परिणाम भुगतने थे। चैप्टर 53। नींद तो मानो नामुमकिन थी। ऐसा लग रहा था मानो यह उनके लिए एक ऐसी विलासिता हो जिसे वे अब वहन नहीं कर सकते थे। $15,000 वर्कबेंच के नीचे एक बंद धातु के बक्से में रखे थे, लेकिन उनकी मौजूदगी पूरे वर्कशॉप में एक भारी भूत की तरह मंडरा रही थी। एस अपने पलंग पर लेटा हुआ पानी से भीगी छत को घूर रहा था। उसके दिमाग में उस रात की घटनाएं बार बार घूम रही थीं। वेटर की कड़क कमीज का स्पर्श, पोकर चिप्स की खनक जो सिक्कों के गिरने जैसी लग रही थी, विंसेंजो की आंखों में ठंडी हिसाब किताब वाली नज़र और कांच के टूटने की अविस्मरणीय भयानक आवाज़। उसने दूसरे वेटर का चेहरा देखा, पीला और स्तब्ध। उसकी रात बर्बाद हो गई थी। उसने अंधेरी कार में मार्कस की गंभीर संतुष्टि देखी। एस को लगा कि उसने एक आदमी की गरिमा को नकदी के ढेर के बदले बेच दिया है, और यह विचार उसके पेट में एक ठंडे कठोर पत्थर की तरह बैठा हुआ था। जब धुंधली सुबह की हल्की रोशनी आखिरकार ऊंची मैली खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी, तभी उसने आराम करना छोड़ दिया। वह उठ बैठा, उसका शरीर हड्डियों तक गहरी थकान से दर्द कर रहा था। कमरे के दूसरी ओर एवलिन अपने लैपटॉप के बगल में अपनी डेस्क पर सिर रखकर सो रही थी। थकान से चूर होने से पहले वह लाउंज में हुई घटना के बारे में कोई खबर ढूंढ रही थी। कोने में उनका दोस्त सिल्वा कंबल के ढेर पर धीरे धीरे खर्राटे ले रहा था, शांत दिख रहा था और उन पर मंडरा रहे खतरनाक तूफान के बादलों से पूरी तरह अनजान था। एस चुपचाप उठा और तवे पर सस्ती कॉफी बनाने के लिए एक बर्तन में गैस भरने लगा। ये सरल जानी पहचानी दिनचर्या उसे थोड़ा सुकून दे रही थी। जैसे ही कड़वी कॉफी टपकने लगी, उसने अपने सोए हुए दोस्तों की तरफ देखा। यही वजह थी कि उसने ये सब किया था। यही वह नाजुक बेतुका परिवार था जिसे उन्होंने इस धूल भरे कमरे में मिलकर बनाया था। उसे विश्वास करना ही था कि पैसा उनकी रक्षा कर सकता है, भले ही उसकी अंतरात्मा चीख चीख कर कह रही थी कि यह वास्तव में उनकी जान को खतरे में डाल रहा है। कॉफी की महक से आखिरकार एवलिन की नींद खुली। वह करवट बदल कर उठी। नींद से उसकी आंखें धुंधली थीं। उसने उसे देखा और पिछली रात की यादें तुरंत उसके चेहरे पर लौट आईं, जिससे नींद का आखिरी निशान भी मिट गया। तुम बहुत खराब दिख रही हो, उसने कर्कश आवाज में कहा। मुझे और भी बुरा लग रहा है, उसने स्वीकार करते हुए उसे एक टूटा हुआ मग पकड़ा दिया जिसमें काली कॉफी भरी थी। वे कुछ मिनटों तक चुपचाप बैठे रहे, केवल सिल्वा के हल्के खर्राटे और दूर से आती शहर की जागने की गड़गड़ाहट ही सुनाई दे रही थी। मुझे माफ कर दो, एस ने आखिरकार कहा। उसके पछतावे के भार के आगे ये शब्द बहुत छोटे लग रहे थे। मुझे कल रात के लिए और तुम पर चिल्लाने के लिए माफ कर दो।
तुम हर बात में सही थे। एवलिन ने मग के किनारे से उसे देखते हुए धीरे धीरे अपनी गर्म कॉफ़ी की चुस्की ली। मुझे पता है मैं सही थी, उसने कहा। उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं था, बस हालात के प्रति समर्पण था। वे दोनों इस मुश्किल में साथ थे, बुरे समय में भी। लेकिन सही होने से हमारी समस्याएं जादुई रूप से हल नहीं हो जाती, उसने आगे कहा। हम एक खतरनाक स्थिति में हैं, इसलिए हमें इसे सावधानी से संभालना होगा। उसने अपना मग मजबूती से, निर्णायक ढंग से नीचे रख दिया। हम आज सारा पैसा व्यापार खाते में जमा कर देंगे। हम इसका इस्तेमाल ठीक वैसे ही करेंगे जैसा हमने योजना बनाई थी, सामान खरीदने और इसे एक सफल और सुचारू व्यापार बनाने के लिए ज़रूरी औजारों पर। हम रामोस के काले धन का इस्तेमाल कुछ साफ सुथरा बनाने में करेंगे। एस ने सिर हिलाया, उसके मन में दबी हुई अपराधबोध की भावना कुछ हद तक कम होने लगी थी। योजना बनाना और आगे बढ़ने की दिशा तय करना फंसे होने की भावना से हमेशा बेहतर होता है। हम छुपकर काम करेंगे, उसने सहमति जताई। हम किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने काम पर ध्यान देंगे। उनकी धीमी बातचीत से आखिरकार सिल्वा की नींद खुली। वह उठ बैठा और अपनी आंखें मलने लगा। क्या हम करोड़पति बन गए हैं? उसने एक लंबी जम्हाई लेते हुए पूछा। एस ने हल्की सी थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, हमारा कारोबार आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है और हमारा पहला आधिकारिक काम बैंक जाना है। $15,000 नकद जमा करने की प्रक्रिया एस की कल्पना से कहीं ज्यादा तनावपूर्ण थी। बैंक की कैशियर, एक युवा महिला जिसके बाल एकदम सलीके से संवारे हुए थे, ने नोटों के गट्ठों को संदेह भरी नजरों से देखा। उसे अपने मैनेजर को बुलाना पड़ा, जो सूट पहने एक गंभीर दिखने वाला व्यक्ति था। वह धीरे धीरे और सधे हुए अंदाज में पैसे गिन रहा था। उसकी नज़रें बार बार नोटों से एस की पुरानी जैकेट और युवा चेहरे पर जा रही थीं। एस ने पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का संग्रह बेचने की कहानी तैयार कर रखी थी, लेकिन मैनेजर ने उससे कुछ नहीं पूछा। उसने बस पैसे जमा किए, एस को रसीद थमा दी और उसे ऐसी नज़र से देखा जैसे वह जानता हो कि कोई भी कहानी संदिग्ध है। एस को शर्मिंदगी महसूस हुई। बैंक की चमकदार, साफ रोशनी में वह खुद को अपराधी समझ रहा था। हाथ में डिपॉजिट स्लिप लेकर फुटपाथ पर चलना उसे एक छोटी सी जीत जैसा लगा। पैसा अब किसी बंद डिब्बे में बंद कोई भौतिक, डरावनी वस्तु नहीं था। अब वह सिर्फ कागज़ के एक टुकड़े पर लिखा एक अंक था, और कम से कम ऊपरी तौर पर तो वह वैध था। हाथ में डिपॉजिट स्लिप लेकर फुटपाथ पर चलना उसे एक छोटी सी जीत जैसा लगा। पैसा अब किसी बंद डिब्बे में बंद कोई भौतिक, डरावनी वस्तु नहीं था। अब वह सिर्फ कागज़ के एक टुकड़े पर लिखा एक अंक था, और कम से कम ऊपरी तौर पर तो वह वैध था। यह अच्छा है, सिल्वा ने कहा, उसकी ठुड्डी से केचप टपक रहा था। हमारे पास योजना है, हमारे बैंक खाते में पैसे हैं और हम ठीक रहेंगे। सुबह की हल्की धूप में बैठे बैठे कुछ देर के लिए एस ने लगभग खुद को इस बात पर यकीन करने दिया। उन्होंने अपनी दोपहर ठीक उसी तरह बिताई जैसा उन्होंने योजना बनाई थी, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हुए। उन्होंने अपने पैसों में से थोड़ी सी राशि का इस्तेमाल करके ऑनलाइन नीलामी से सावधानीपूर्वक कुछ और खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदे। उन्होंने एक बड़ी खरीदारी करने से परहेज किया जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित हो सकता था। इसके बजाय उन्होंने धीरे धीरे और उचित संख्या में वस्तुओं के साथ अपना स्टॉक बढ़ाने का विकल्प चुना। एवलिन ने पेशेवर स्तर के औजार और निदान उपकरण खोजे और फिर उन्हें ऑर्डर किया। उन्होंने सबसे सस्ते विकल्प नहीं चुने, बल्कि विश्वसनीय और मजबूत उपकरण चुने जो ये दर्शाते थे कि वे एक गंभीर व्यवसाय चला रहे हैं। इस बीच सिल्वा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होकर अपने अव्यवस्थित कार्यक्षेत्र को व्यवस्थित कर रहा था। उसने आने वाले और तैयार उपकरणों के लिए अलमारियों पर लेबल लगाए और अपने सभी काम का हिसाब रखने के लिए एक लॉगबुक बनाना शुरू किया। काम सार्थक और संतोषजनक रूप से सामान्य लगा। कुछ सुखद घंटों के लिए सैफायर लाउंज की भयावह याद उनके मन से मिटती हुई मात्र एक बुरी याद बनकर रह गई। ये शांत लय अचानक एवलिन के आने से टूट गई। वह लगभग 1 घंटे से चुपचाप अपने लैपटॉप पर झुकी हुई थी और बीच बीच में अपनी ठंडी कॉफ़ी की चुस्की लेने के लिए रुकती थी। कमरे के दूसरी ओर एस पूरी तरह से एक लैपटॉप की मरम्मत में मग्न था जिसका मदरबोर्ड खराब हो चुका था। नैनो कणों पर अपने लगातार बेहतर होते नियंत्रण का उपयोग करते हुए एक ऐसी अनुभूति जिसे केवल वही महसूस कर सकता था, वह सर्किट में एक सूक्ष्म दरार की मरम्मत कर रहा था। उसका काम एकदम सटीक था। एवलिन ने धीमी और तनाव भरी आवाज में कहा, हमारे सामने एक समस्या है। उसने तुरंत ऊपर देखा और पाया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। क्या हुआ? उसने पूछा। मैं अपने नए व्यावसायिक नेटवर्क पर एक सामान्य सुरक्षा स्कैन चला रही थी जिसका उपयोग हम बिल और ग्राहक रिकॉर्ड के लिए करते हैं, उसने बताया। स्क्रीन पर कोड की एक पंक्ति पर उंगली फेरते हुए उसने गहरी सांस ली। इसमें कुछ ऐसा है जो यहाँ नहीं होना चाहिए। एस पलक झपकते ही उसके पास पहुंच गया। उसकी स्क्रीन पर कोड की पंक्तियों से भरा एक जटिल डेटा लॉग स्क्रॉल हो रहा था। ज्यादातर जानकारी सामान्य सिस्टम सूचना जैसी लग रही थी, लेकिन हर कुछ सेकंड में कुछ अस्पष्ट अक्षर 1 मिलीसेकंड के लिए चमकते, मानो कोई डिजिटल भूत हो, और फिर आंख के ध्यान केंद्रित करने से पहले ही गायब हो जाते।
ये किसी फुसफुसाहट जैसी है, उसने घबराहट से कांपती आवाज में कहा। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगीं और वह उस गड़बड़ी का पता लगाने के लिए कमांड टाइप करने लगी। ये हम पर हमला नहीं कर रही है और न ही कुछ डिलीट कर रही है। ये बस सुन रही है। ये हमारे सिस्टम की पड़ताल कर रही है और उसका नक्शा बना रही है। क्या ये रामोस हो सकता है? एस ने पूछा। उसके पेट में एक ठंडी सी आशंका पैदा हो गई। क्या यह उसका एक और परीक्षण है? मुझे ऐसा नहीं लगता, एवलिन ने सिर हिलाते हुए फुसफुसाया। यह अलग है। रामोस स्पष्ट और दृढ़ हैं। ये सुरुचिपूर्ण और सूक्ष्म है। यह एक सच्चे पेशेवर का काम है। मानो वह इसी क्षण का इंतजार कर रही थी। अचानक उसके लैपटॉप की स्क्रीन एकदम काली हो गई। मशीन की हल्की सी आवाज़ धीमी पड़ गई। फिर खालीपन के ठीक बीचों बीच एकदम सफ़ेद अक्षरों की एक पंक्ति दिखाई दी। एक ढाल उतनी ही मजबूत होती है जितना कि उसे पकड़ने वाला हाथ। वे शब्द 3 पल तक वहीं लटके रहे, मानो उनमें कोई व्यक्तिगत भाव न हो और वे भयावह लग रहे हों। फिर स्क्रीन ऐसे वापस चालू हो गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। एवलिन के डेस्कटॉप का बैकग्राउंड, जंगल की एक साधारण सी तस्वीर, वापस आ गई। ऐसा लगा जैसे वह संदेश सामूहिक भ्रम था, लेकिन अपमान का एहसास पूरी तरह से वास्तविक था। कुछ ही फीट की दूरी से देख रहे सिल्वा ने हैरानी से कहा, यह क्या था? कोई वायरस। ये किसी आम वायरस से भी बदतर था, एवलिन ने गुस्से से भरी तीखी आवाज़ में कहा। वह पहले से ही कच्चे डेटा लॉग निकाल रही थी, उसकी हरकतें बेतहाशा तेज थीं। इसने एक टैग छोड़ दिया है। ये कोड में एक छोटा, घमंडी निशान है जिसका इस्तेमाल करके यह मेरी बुनियादी सुरक्षा को भेद निकला। उसने एक जटिल लॉग फाइल के बिल्कुल अंत में अक्षरों की एक पंक्ति को हाईलाइट किया। उपयोगकर्ता सिलिका। सिलिका, एस ने दोहराया। ये नाम उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था, लेकिन कमरे में ये किसी कब्र के पत्थर की तरह भारी भरकम लगा। एवलिन का चेहरा पीला से पीला पड़कर राख जैसा हो गया। मैंने ये नाम पहले भी देखा है, डार्क वेब फोरम पर, जहां मैं कभी कभी असामान्य तकनीक के बारे में जानकारी ढूंढती हूँ। वह एक किंवदंती है, एक रहस्यमयी हस्ती। लोग कहते हैं कि वह किसी भी चीज़ को हैक कर सकती है। कॉर्पोरेट सर्वर, सरकारी डेटाबेस, कुछ भी। आखिरकार उसने स्क्रीन से नज़रें ऊपर उठाईं। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। ऐसा डर एस ने उसमें पहले कभी नहीं देखा था। वह रामोस के गुंडों में से नहीं है। वह एक फ्रीलांसर है, किराए पर काम करने वाली हैकर, और उसने अभी अभी हमें ढूंढा है। उसे पता है कि हम यहाँ हैं। कार्यशाला में सन्नाटा अचानक गहरा और घुटन भरा हो गया। विंसेंजो से खतरा शारीरिक था, अंधेरी गलियों में बंदूकधारी लोगों का खतरा जिन्हें वे सैद्धांतिक रूप से बाहर रख सकते थे। ये कुछ बिल्कुल नया और भयावह था। यह एक गहरा उल्लंघन था। कोई उनके नए स्टील के दरवाजे से, उनके कैमरों और अलार्म को पार करते हुए, बिना कोई आवाज़ किए अंदर घुस आया था। वह उनके डिजिटल घर में घुस गई थी, उनकी फाइलें पढ़ रही थी, और सिर्फ इसलिए अपना निशान छोड़ गई क्योंकि वह ऐसा कर सकती थी। पैसा बैंक में सुरक्षित था और दरवाजे भी पूरी तरह से सुरक्षित थे। लेकिन एक नए, अदृश्य दुश्मन ने उनकी दीवार पर निशाना साध लिया था, और वह कहीं भी हो सकती थी। खतरा अब सिर्फ उनके दरवाजे के बाहर नहीं था, यह उनकी सांसों में और उनके भरोसेमंद उपकरणों में समाया हुआ था। वे एक ऐसे खतरे में थे जिसकी उन्होंने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। चैप्टर 54। उनकी यूनिट में जो शांति कभी उन्हें सुकून देती थी, अब वह भय के गहरे साए में डूब गई थी। इसने उनकी पहले की जीत की भावना को कुचल दिया था। एवलिन के लैपटॉप स्क्रीन पर यूजर सिलिका नाम एक जहरीले दाग की तरह चमक रहा था जो मिटने का नाम ही नहीं ले रहा था। $15,000 जो उन्होंने अभी अभी कमाए थे, अब अर्थहीन लग रहे थे। उनके नए औजार और सजी संवरी अलमारियां भी अब उस दुश्मन के सामने बच्चों के खिलौनों जैसी लग रही थी जिसे वे देख या छू नहीं सकते थे। सिल्वा ने आखिरकार कांपती हुई फुसफुसाहट के साथ चुप्पी तोड़ी। खुद को गले लगाते हुए उसने किलेबंद कमरे में चारों ओर देखा। उसे डर था कि कहीं दीवारें भी उसकी बातें सुन न रही हों। वह यहाँ थी। उसने पूछा, हमारे कंप्यूटरों के अंदर। उसने क्या देखा? क्या उसे हमारे बैंक रिकॉर्ड या हमारे नाम मिले? क्या उसे पता है कि हम कहाँ रहते हैं? उसकी आंखों में डर साफ और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। मुझे नहीं पता कि उसने क्या लिया या क्या देखा, एवलिन ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ तनावपूर्ण थी लेकिन नियंत्रित थी, जबकि उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं, जटिल लॉग और डेटा स्ट्रीम खोल रही थीं। ये जानकारी सिल्वा के लिए कुछ भी मायने नहीं रखती थी और एस के लिए तो बहुत ही कम। वह यहाँ तोड़फोड़ और लूटपाट करने नहीं आई थी। उसका तरीका इससे कहीं ज्यादा शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जासूस हमारे घर में घूम रहा हो, हमारे दराज खोलकर देख रहा हो कि हमारे पास क्या है, और फिर बिना आवाज़ किए निकल गया हो। वह हमारा नक्शा बना रही थी और हमारे बारे में जान रही थी। एस के पेट में डर की एक ठंडी गांठ कस गई और उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे लड़ना उसे नहीं आता था। उसकी अनोखी क्षमता, जिससे वह छूकर भौतिक चीज़ों को ठीक कर सकता था, यहाँ बेकार थी। वह शक्ति तो असल दुनिया के लिए थी, टूटे हुए सर्किट और चकनाचूर स्क्रीन के लिए।
अब वह शांत थी, उसे न कोई मार्गदर्शन दे रही थी, न कोई डिजिटल सुरक्षा कवच। तारों में छिपे एक भूत का सामना करते हुए वह खुद को बिल्कुल साधारण और पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कर रहा था। क्या हम उसे रोक सकते हैं? उसे बाहर कर सकते हैं? एस ने अपनी आवाज़ को स्थिर रखते हुए पूछा। उसने अपने नए स्टील के दरवाजे को देखा। ये दरवाज़ा किसी भी तरह के हमले को तो रोक सकता था, लेकिन डिजिटल हमले के सामने बेकार था। मैं बेहतर फायरवॉल बनाने की कोशिश कर सकती हूँ, एवलिन ने स्क्रीन से नज़रें हटाए बिना कहा। इसका मतलब है मजबूत एन्क्रिप्शन और ज़्यादा जटिल पासवर्ड। लेकिन अगर उसके बारे में कहानियां आधी भी सच हैं, तो ऐसा करना ऐसा है जैसे दरवाजे पर बेहतर ताला लगाना जबकि चोर दीवारों को चीर सकता है। वह एक पेशेवर चोर है और हम नहीं। सच्चाई ने उसे साफ तौर पर दुख पहुंचाया। उन पर घोर बेबसी का भाव छा गया, जो घने कोहरे की तरह भारी और दम घोंटने वाला था। उन्होंने थोड़ी सी स्थिरता पाने के लिए बहुत संघर्ष किया था, और अब एक अदृश्य शत्रु सब कुछ नष्ट करने की धमकी दे रहा था। तो अब हम क्या करें? सिल्वा ने पूछा, उसकी आवाज़ में बेबसी भरी गुहार झलक रही थी। क्या हम बस यहीं बैठे रहें और उसके वापस आने का इंतज़ार करें? क्या हमें उसके द्वारा हमारी बिजली काट देने या हमारे बैंक खाते फ्रीज कर देने का इंतज़ार करना चाहिए? नहीं, एवलिन ने कहा। उसकी आवाज़ अब बदल गई थी। डर अभी भी था, लेकिन अब वह दृढ़ निश्चय की तलवार में बदल रहा था। उसकी आंखों में एक तेज, सोची समझी नज़र चमक उठी, जैसे उसके अंदर छिपी शोधकर्ता और समस्या समाधानकर्ता जागृत हो गई हो। हम सिर्फ छिपेंगे नहीं, और न ही हम उसके अगले कदम का इंतज़ार करेंगे, बल्कि हम उसे कदम उठाने पर मजबूर करेंगे। हम जाल बिछाने जा रहे हैं। एस और सिल्वा पूरी तरह से स्तब्ध होकर उसे देखते रह गए। एक जाल? सिल्वा ने उलझन भरे चेहरे से पूछा। एक डिजिटल भूत के लिए? वह घमंडी है, एवलिन ने समझाया। बोलते बोलते उसके दिमाग में योजना बन रही थी। उसने अपने हस्ताक्षर छोड़े और हमें संदेश भेजा क्योंकि वह सोचती है कि हम महत्वहीन हैं। उसे लगता है कि हम इतने डरे हुए और मूर्ख हैं कि पलटवार नहीं कर सकते। उसके होंठों पर एक बनावटी मुस्कान आ गई। तो हम इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ करेंगे। वह वापस आएगी, और जब वह लौटेगी तो वह हमारे रहस्यों की तलाश में होगी। हमारा पैसा, हमारे ग्राहक और हमारी योजनाएं। उसने अपना लैपटॉप घुमाकर उन्हें अपने छोटे से नेटवर्क का एक सरल सा आरेख दिखाया, जिसमें बस कुछ ही रेखाएं उनके कंप्यूटरों और उनके बीच के कनेक्शन को जोड़ रही थीं। तो हम उसे ठीक वही देंगे जो वह चाहती है। हम एक सुंदर और लुभावना नकली खजाना बनाएंगे। हम अपने नेटवर्क का एक अलग, छिपा हुआ हिस्सा बना सकते हैं और उसे ages_core_finance या द वॉल्ट जैसा कोई स्पष्ट नाम दे सकते हैं। फिर हम उसमें नकली वित्तीय स्प्रेडशीट, काल्पनिक नामों से बनी नकली ग्राहक सूचियां और नकली ईमेल भर देंगे। हम इसे ऐसा दिखाएंगे जैसे इसमें हमारी सारी सबसे मूल्यवान जानकारी है। एस को बात समझ में आने लगी। और तुम तिजोरी में जाल बिछाओगे? हम उन फाइलों में एक डिजिटल ट्रैकिंग डिवाइस लगा देंगे, एवलिन ने उत्साह से कहा। जैसे ही वह उन फाइलों को खोलेगी, ये सक्रिय हो जाएगा। इससे उसके कंप्यूटर को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर यह काम करता है तो हमें इससे एक सिग्नल मिलेगा, शायद एक आईपी एड्रेस या फिर उसके आसपास का इलाका भी। यह एक मुश्किल कोशिश है, लेकिन हमारे पास यही एकमात्र उपाय है। यह एक हताशा भरा प्लान था और एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जुआ था जिसे वे पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे, लेकिन कम से कम यह एक विकल्प तो था। और इसने उन्हें कार्रवाई करने का मौका दिया। करो, एस ने बिना किसी झिझक के कहा। उसका पहले वाला डर गायब हो गया था, उसकी जगह लड़ने की जबरदस्त इच्छा जाग उठी थी। तुम्हें जो भी चाहिए मिल जाएगा। सिल्वा और मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? उसने खुद और सिल्वा की ओर इशारा किया। आप इस जगह को एक असली किले में बदल सकते हैं, एवलिन ने कमरे में चारों ओर नज़र घुमाते हुए कहा। हमें सिर्फ एक घुसपैठिए से बचाव से कहीं ज्यादा सोचना होगा। विंसेंजो के आदमी आ सकते हैं, या कोई और भी आ सकता है। हमें एक भागने का रास्ता चाहिए, एक ऐसा रास्ता जिसकी उन्हें कभी उम्मीद न हो। एस ने सिल्वा की ओर देखा। बारटेंडर का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसने अपने जबड़े कस लिए और अपनी छाती को थोड़ा फुला लिया। वह स्पष्ट रूप से भयभीत था, लेकिन वह मदद भी करना चाहता था। पुराने मोटल का दफ्तर, सिल्वा ने कहा, उसकी आवाज़ में अब और जोश आ गया था। वही जो हमारे ठीक बगल में बंद पड़ा है। इमारतों के बीच एक रास्ता है। यह कोई सुरंग तो नहीं है, लेकिन यहीं से पूल के फिल्टर सिस्टम के सारे पाइप दीवार के अंदर से गुजारे जाते थे। ये गंदगी, सूखे पत्तों और शायद चूहों से भरा है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं इसे साफ कर सकता हूँ। मैं एक इतना बड़ा छेद बना सकता हूँ जिसमें से रेंग कर निकलकर पुराने दफ्तर के एक स्टोर रूम में जाया जा सके। यह कोई गुप्त भूमिगत मार्ग नहीं था। यह एक जर्जर, टूटा फूटा गड्ढा था, लेकिन यह एक अवसर था। चूहों की तरह फंसे रहने के अलावा यह एक विकल्प था। करो, एस ने कहा, लेकिन चुपचाप करना, और कृपया सावधान रहना। अगले 2 दिनों तक कार्यशाला 2 बिल्कुल अलग तरह की लड़ाइयों के लिए एक कमांड सेंटर में बदल गई।
एवलिन एक डिजिटल सिपाही बन गई थी, खाली कॉफ़ी कपों और एनर्जी बार के रैपरों के ढेर के बीच अपने लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी में डूबी रहती थी। एस अक्सर उसे देखता रहता था। उसका चेहरा नीली रोशनी में नहाया हुआ और गहरी एकाग्रता में उसकी भौहें सिकुड़ी रहती थीं। वह अपने होंठ चबाते हुए खुद से कुछ बुदबुदाती रहती थी और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ती हुई तभी रुकती थीं जब उसे किसी नए कोड या सुरक्षा प्रोटोकॉल पर शोध करना होता था। वह अपने तेज, विश्लेषणात्मक दिमाग का इस्तेमाल कर रही थी, वही दिमाग जिससे उसे डॉक्टर बनने की पढ़ाई करनी चाहिए थी, एक जटिल डिजिटल जाल बनाने के लिए। इसी बीच एस और सिल्वा ने मिलकर वर्कशॉप को एक सुरक्षित जगह में बदलने का काम किया। उन्होंने चुपचाप अलमारियों और उपकरणों के ढेर को हटाकर अवरोध और छिपने की जगहें बनाईं। सिल्वा एक लोहे की छड़, एक फावड़ा और एक तेज रोशनी वाली टॉर्च से लैस होकर उस तंग, अंधेरी जगह में घंटों बिताती रही। एस उसे कराहते और खुरचते हुए सुन सकता था क्योंकि वह धीरे धीरे वर्षों की धूल और मलबे को हटाकर आपातकालीन निकास मार्ग बना रहा था। एस टूटे हुए उपकरणों की मरम्मत पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, हर एक को वह एक छोटी जीत मान रहा था। वह पूरी एकाग्रता से काम कर रहा था और उसके हाथों में होने वाली जानी पहचानी झुनझुनी उसे सुकून दे रही थी। हालांकि वह एक खराब मदरबोर्ड को ठीक कर सकता था, लेकिन एक साधारण ट्रैकिंग प्रोग्राम को कोड करने में उसे कठिनाई हो रही थी। ये सीमा निराशाजनक थी, लेकिन इसने उसे एवलिन के अद्वितीय कौशल की और भी अधिक सराहना करना सिखाया। साथ मिलकर उन्होंने एक मजबूत टीम बनाई और मिशन में प्रत्येक ने अपनी अपनी ताकत का योगदान दिया। वातावरण में एक निरंतर गूंजती हुई बेचैनी छाई हुई थी। हर अप्रत्याशित आवाज़ उन्हें स्तब्ध कर देती थी, बाहर किसी डिलीवरी ट्रक की आवाज़, दूर से आती सायरन की आवाज़ या पुरानी इमारत के ढहने की चरमराहट। हर आवाज़ एक संभावित खतरे की तरह लगती थी और वे हर पल डर से कांपते रहते थे, मानो किसी तलवार की नोक पर जी रहे हों। दूसरे दिन शाम को एवलिन ने आखिरकार एक लंबी, थकी हुई आह भरते हुए अपनी डेस्क से उठ खड़ी हुई। उसने नींद की कमी से लाल हो चुकी अपनी आंखों को मला और कर्कश आवाज में कहा, काम हो गया। तिजोरी बन गई है और उसमें हथियार भी लगा दिए गए हैं। एस और सिल्वा उसकी स्क्रीन के चारों ओर जमा हो गए, जिस पर शहर का एक साधारण नक्शा दिख रहा था। उनकी जगह पर एक हल्का लाल बिंदु चमक रहा था। ये हम हैं, उसने कहा। फिर उसने जटिल कोड से भरी एक विंडो खोली। ये बीकन है। यह अभी निष्क्रिय है, लेकिन जैसे ही मेरे या एस के अलावा कोई और नकली सव तक पहुंचने की कोशिश करेगा, ये सक्रिय हो जाएगा। उसने शहर के नक्शे की ओर इशारा किया। ये फिर यहीं पर लोकेशन पिंग भेजने की कोशिश करेगा। ये सटीक नहीं होगा और शायद शहर का एक सामान्य हिस्सा ही दिखाएगा, लेकिन यह एक शुरुआत है। यह एक सुराग है। उसका काम धूर्तता और हताशा का एक उत्कृष्ट नमूना था। अब एवलिन ने आखिरकार अपने लैपटॉप का ढक्कन बंद करते हुए कहा, जिससे कमरा और भी गहरे अंधेरे में डूब गया, हम इंतजार करते हैं। इंतजार करना सबसे मुश्किल था। गहरी खामोशी अब उम्मीद भरी लग रही थी और बाहर घड़ी की हर टिक टिक और हवा का हर झोंका उल्टी गिनती जैसा महसूस हो रहा था। वे कार का दरवाज़ा खुलने की आवाज़, टायरों की तेज़ आवाज़ या एवलिन के लैपटॉप की हल्की सी घंटी की आवाज़ सुनने के लिए बेताब थे, जो इस बात का संकेत देती कि उनके डिजिटल भूत ने जाल में फंस लिया है। एस अपने पलंग के किनारे बैठा था, उसके हाथों में एक बिल्कुल नया टैबलेट था। उसे अपने भीतर एक जानी पहचानी, बेचैन ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा था, एक ऐसी शक्ति जो वरदान भी थी और अभिशाप भी। इसने उसे अनगिनत बार बचाया था, लेकिन यही उसे यहाँ इस भयानक बेबसी के क्षण तक ले आई थी। वह सीख रहा था कि जीवित रहने के लिए एक से अधिक प्रकार की शक्ति की आवश्यकता होती है। इसके लिए विश्वास की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक टीम की आवश्यकता होती है। उसने एवलिन की ओर देखा, जो अंततः अपनी डेस्क पर ही सो गई थी, और सिल्वा की ओर देखा, जो एक बार फिर दरवाजे के ताले सावधानीपूर्वक जांच रही थी। उनकी सुरक्षा कवच का परीक्षण हो चुका था और उसमें एक दरार पाई गई थी, लेकिन वे सिर्फ उसके पीछे खड़े होकर उसके टिके रहने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। उन्होंने एक जाल बिछाया था और भागने का रास्ता भी बना लिया था। खतरा उनकी मशीन में समा चुका था और वे अब सिर्फ संभावित शिकार नहीं थे, वे तैयार थे। चैप्टर 55। इंतजार एक खास तरह की यातना जैसा लग रहा था। चिंता की एक निरंतर, धीमी लहर उनके नसों को कमजोर कर रही थी। लगातार 3 दिनों तक हर छोटी सी आवाज़ उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर देती थी कि कुछ गड़बड़ है। फ़ोन की घंटी बजते ही वे चौंक जाते थे। पुराने मोटल की चरमराहट उन्हें किसी के कदमों की आहट जैसी लगती थी। बाहर सड़क पर जब भी कोई कार धीमी होती, उनके दिलों में ठंडे डर की एक लहर दौड़ जाती। वे हर पल सतर्क थे, उनकी इंद्रियां चरम सीमा पर थीं और हर छोटी सी आशंका से वे डर जाते थे। एवलिन का लैपटॉप वर्कबेंच पर पड़ा था, उसकी स्क्रीन काली थी, मानो कोई सोता हुआ अजगर हो। लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने जो डिजिटल जाल बिछाया था, वह सक्रिय था और चुपचाप अपने दुश्मन के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था। शहर का नक्शा उसकी मेमोरी में छिपा हुआ था, जैसे ही उनका शिकार बना भूत जाल में कदम रखता, वह तुरंत एक स्थान दिखा देता। खुद को पागल होने से बचाने के लिए एस अपनी सारी ऊर्जा टूटे फूटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत में लगा देता था।
यह एक ऐसी समस्या थी जिसे वह अच्छी तरह समझता था। टूटी हुई स्क्रीन, खराब बैटरी या बिगड़ा हुआ सर्किट, ये सभी ऐसी पहेलियां थीं जिनका हल वह अपने हाथों में महसूस कर सकता था। उसे अपने हाथों की हथेलियों से उपकरणों में फैलने वाली उस जानी पहचानी, लगभग अदृश्य गर्माहट में एक अलग ही सुकून मिलता था। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसे वह नियंत्रित कर सकता था। एक ऐसी दुनिया में एक असली ताकत जहां वह उन खतरों के सामने खुद को शक्तिहीन महसूस करता था जिन्हें वह देख या लड़ नहीं सकता था। वह समस्या को ढूंढने और उसे ठीक करने की लय में खो जाता था, और बाहरी दुनिया उससे ओझल हो जाती थी, जब तक कि उसके लिए केवल उसके हाथों से निकलने वाली ऊर्जा का प्रवाह ही मायने नहीं रखता था, जो टूटी हुई चीजों को जोड़कर अव्यवस्था से व्यवस्था का निर्माण करती थी। इस बीच सिल्वा ने सुरक्षा और मनोबल के प्रमुख के रूप में अपनी स्वनियुक्त भूमिका को पूरी तरह से अपना लिया था। उसने चमकीले पीले स्प्रे पेंट के एक डिब्बे का उपयोग करके पिछली दीवार में बनाए गए नए आपातकालीन निकास की सावधानीपूर्वक रूपरेखा तैयार की और उस पर निकास गंभीर आपात स्थितियों के लिए या बहुत खराब कॉफी के लिए लिख दिया। उसने एक व्हाइट बोर्ड पर एक सुरक्षा लॉग बनाना शुरू किया जो ज्यादातर हास्यास्पद प्रविष्टियों से भरा हुआ था। उदाहरण के लिए उसने लिखा, सुबह 10:15 बजे एक कबूतर छत पर उतरा। संदिग्ध लग रहा था। 5 मिनट तक घूरने के बाद उड़ गया और दोपहर 2:30 बजे एक जोरदार धमाका सुना। मुझसे एक रिंच गिर गई थी। गलत अलार्म था, क्षमा करें। उसकी ये हास्यास्पद हरकतें घबराहट की एक प्रतिक्रिया थी, अंधेरे में सीटी बजाने का एक तरीका, लेकिन इसने माहौल को पूरी तरह से घुटन भरा होने से भी बचाए रखा। एवलिन एकाग्रता की मूर्ति की तरह खड़ी थी। उसने एक सेकेंडरी ऑफलाइन लैपटॉप लगा रखा था जो एक सस्ते मॉडल का था और उसने इसे गिरवी की दुकान से नकद में खरीदा था। वह इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने मुख्य कंप्यूटर पर लगे जाल की निगरानी के लिए करती थी। वह मुश्किल से हिलती डुलती थी और उसकी आंखें लगातार दोनों स्क्रीनों के बीच घूमती रहती थीं, मानो वह किसी भी हलचल, किसी भी संकेत का इंतजार कर रही हो कि उनका डिजिटल घुसपैठिया वापस आ गया है। तीसरे दिन की दोपहर को आखिरकार सन्नाटा टूटा। शांत कार्यशाला में एस एक मरम्मत किए गए टैबलेट पर स्पीकर का परीक्षण कर रहा था, जिससे कमरे में एक पॉप गीत की हल्की सी आवाज़ गूंज रही थी। इसी बीच सिल्वा कबूतर के बारे में अपनी प्रविष्टि के बगल में अपनी लॉगबुक में सावधानीपूर्वक एक विस्तृत उदास चेहरा बना रहा था। बिना किसी चेतावनी के एवलिन अचानक अकड़ गई और अपनी पीठ सीधी कर ली। वह यहाँ है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसके 2 सरल शब्द हवा में चाकू की तरह चुभ गए। एस और सिल्वा एकदम स्तब्ध रह गए। टैबलेट से आ रहा खुशनुमा संगीत अचानक बेतुका और बेमेल लगने लगा। एस ने उसे बंद करने की कोशिश की, जिससे कमरा तनावपूर्ण सन्नाटे में डूब गया। दूसरे लैपटॉप पर एवलिन ने डर और जीत के मिले जुले भाव से कांपती और धीमी आवाज में कहा, कोई हनीपॉट सवा को एक्सेस कर रहा है। वे एक साथ कई फाइलें बहुत तेजी से खोल रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि वह उन्हें पढ़ रही है, बस एक ही बार में सब कुछ स्कैन कर रही है। उसने कांपती उंगली से ऑफलाइन लैपटॉप की स्क्रीन की ओर इशारा किया। कमांड प्रॉम्प्ट विंडो में टेक्स्ट की लाइनें इतनी तेजी से स्क्रॉल हो रही थीं कि किसी भी इंसान के लिए उन्हें पढ़ना नामुमकिन था। उनका जाल बिछ चुका था। सिलिका तिजोरी में थी। क्या ये काम कर रहा है? क्या बीकन सक्रिय है? एस ने धड़कते दिल से पूछा। यही उनका एकमात्र मौका था। सिग्नल सक्रिय है और अब अपने स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रहा है, एवलिन ने समझाया। बीकन की पल्स का अनुसरण करने के लिए कमांड टाइप करते हुए उसकी उंगलियां दूसरी मशीन के कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगीं। स्क्रीन पर शहर का नक्शा चमक उठा। उनकी कार्यशाला को चिन्हित करने वाला ठोस लाल बिंदु तेजी से झपकने लगा। फिर एक दूसरा बिंदु दिखाई दिया। ये किनारों से धुंधला और अस्पष्ट था, एक कमजोर सिग्नल की तरह बार बार दिखाई दे रहा था। यह कोई सटीक पता नहीं था, बल्कि शहर के एक बड़े जर्जर इलाके को ढकने वाला एक धुंधला वृत्त था, पुराने बंदरगाहों के पास का औद्योगिक क्षेत्र। वो रही। सिल्वा ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए उत्साह से कहा, उस धुंधलेपन के अंदर कहीं। हमने उसे ढूंढ लिया। लेकिन ये तो बहुत बड़ा इलाका है, एस ने निराशा के साथ उम्मीद जताते हुए कहा। वह इलाका दर्जनों गोदामों और पुरानी फैक्ट्रियों को घेरे हुए है। हम डॉकलैंड्स के आधे हिस्से की भी तलाशी नहीं ले सकते। एवलिन, जो उनसे ज्यादा खुद से ही बुदबुदा रही थी, बोली, सिग्नल कमजोर है क्योंकि यह उसकी सुरक्षा व्यवस्था से लड़ रहा है। वह इसे रोकने की कोशिश कर रही है। वह एक खामोश डिजिटल द्वंद्व में लगी हुई थी और वे बस किनारे से देख रहे थे। नक्शे पर दूसरा बिंदु तेजी से चमका, अटक अटक कर चला और फिर पूरी तरह गायब हो गया। एवलिन ने घोर निराशा में अपनी मुट्ठी मेज पर पटकी। उसने कमाल कर दिया। उसने बीकन ढूंढ लिया और उसे बंद कर दिया। वह बहुत तेज थी। कमरे में घोर निराशा की लहर दौड़ गई। उनकी चतुराई भरी योजना और दूरगामी दांव नाकाम हो गए थे। भूत भाग निकला था, लेकिन एवलिन अभी रुकी नहीं थी। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और मुख्य लैपटॉप पर ध्यान केंद्रित किया, वही लैपटॉप जिस पर सिलिका अभी भी सक्रिय रूप से नजर रख रही थी। वह अभी भी हनीपॉट में फंसी हुई है। वह इतनी घमंडी है कि बाहर नहीं निकल रही क्योंकि उसे लगता है कि हमारे निशान मिटाकर उसने जीत हासिल कर ली है।
अभी वह बस वहीं बैठी है और हमारी नकली फाइलों को ऐसे देख रही है जैसे कोई खिड़की से सामान देख रही हो। एस ने एवलिन के चेहरे के भाव पहचान लिए। ये वही उग्र और दृढ़ भाव थे जो उनके सुरक्षा जाल को बनाते समय उसके चेहरे पर थे। तुम क्या कर रही हो? उसने उससे पूछा। अगर वो हमारे फर्जी ईमेल पढ़ना चाहती है तो मैं उसे ऐसा संदेश भेजूंगी जिसे वो नज़रअंदाज नहीं कर पाएगी, एवलिन ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ ठंडी और तीखी थी। उसने मुख्य लैपटॉप पर टाइप करना शुरू किया, इस बार जटिल कोड में नहीं बल्कि सरल और स्पष्ट शब्दों में। एस ने उसके कंधे के ऊपर से देखा जब उसने हनीपॉट सर्वर में संग्रहीत एक नकली क्लाइंट ईमेल में सीधे एक संदेश टाइप किया। आप ठीक हैं, लेकिन आप भूत नहीं हैं। हमने आपका ठिकाना देख लिया है। हम जानते हैं कि आप बंदरगाह पर हैं। अगली बार जब आप दस्तक देंगे तो हम तैयार रहेंगे। उसने एंटर दबाया और संदेश सीधे उनके सिस्टम में मौजूद घुसपैठिए को भेज दिया। पूरे 10 सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। उनके दूसरे लैपटॉप पर कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रॉल होना बंद हो गया। हैकर सिलिका एकदम जम गई थी, जाहिर तौर पर इस सीधे संपर्क से हैरान थी। फिर उनकी मुख्य स्क्रीन पर टेक्स्ट की एक नई पंक्ति दिखाई दी। यह कोई कोड नहीं था, यह एक प्रतिक्रिया थी जिसे सीधे उसी नकली ईमेल थ्रेड में टाइप किया गया था। एक ढाल तभी शक्तिशाली होती है जब उसे पता हो कि वार कहाँ से आ रहा है। तुम एक ऐसा खेल खेल रहे हो जिसे तुम जीत नहीं सकते। ढाल गिरेगी। ठंडे, धमकी भरे शब्द पल भर के लिए स्क्रीन पर छा गए, मानो बेहद व्यक्तिगत हों। फिर कनेक्शन कट गया। लैपटॉप की मुख्य स्क्रीन वापस अपने सामान्य डेस्कटॉप पर आ गई। सिलिका गायब हो गई और बातचीत समाप्त हो गई। कार्यशाला में सन्नाटा छा गया। वह प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत संवाद किसी भी मौन हैकिंग से कहीं अधिक भयावह प्रतीत हुआ। उसने हमसे बात की, सिल्वा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह असली है और वह हमें तोड़ना चाहती है। इस भयावह बातचीत को समझने से पहले ही रामोस के सस्ते बनफोन से वर्कबेंच पर एक तेज भिनभिनाहट की आवाज़ आई। तनावपूर्ण डिजिटल गतिरोध के बाद ये कर्कश आवाज़ इतनी बेमेल थी कि तीनों चौंक गए। एस सस्ते प्लास्टिक के फ़ोन को घूर रहा था जो लकड़ी पर कंपन कर रहा था और उसे एक अलग, अधिक तात्कालिक खतरे की ओर खींच रहा था। उसके जीवन के दो अलग अलग पहलू हिंसक रूप से टकरा रहे थे। डिजिटल भूत अभी अभी गायब हुआ था और अपराध सरगना का वास्तविक, शारीरिक खतरा उसे पुकार रहा था। उसने उसे उठाया, उसका हाथ ठंडा महसूस हुआ। संदेश संक्षिप्त था और उसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। आप अकेले ही 30 मिनट में द ग्राइंड हाउस पहुंच सकते हैं। यह मार्कस की तरफ से था। आदेश स्पष्ट था, लेकिन द ग्राइंड हाउस एवलिन का कैफे था। यह उसका कार्यस्थल था और इन सब से दूर उसका सुकून का ठिकाना भी। एवलिन उसे देख रही थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। क्या बात है? यह मार्कस है, एस ने खोखली आवाज में कहा। वह 30 मिनट में कॉफ़ी शॉप पर मिलना चाहता है और वह कहता है कि मुझे अकेले जाना होगा। एवलिन के चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। नहीं, एस नहीं, यह एक जाल है। वह मेरे और मेरे काम के बारे में जानता है। तुम्हें अकेले आने के लिए कहकर वह असल में तुम्हें यह बता रहा है कि अगर तुम नहीं आए तो वह मुझे ठीक ठीक कहाँ ढूंढ सकता है। खतरा स्पष्ट और भयावह था। अकेले मीटिंग में जाना ही काफ़ी बुरा था, लेकिन मना करने से रामोस का खतरा सीधे एवलिन के दरवाजे तक आ जाता। वह इसको याद दिला रहा था कि उसके निशाने पर सिर्फ डिजिटल चीज़ें नहीं थीं, वे पते वाले वास्तविक लोग थे और वे बेहद असुरक्षित थे। एस ने एवलिन के भयभीत चेहरे से नज़र हटाकर लैपटॉप की खाली स्क्रीन पर डाली, जहां एक डिजिटल दुश्मन ने उन्हें नष्ट करने की धमकी दी थी। वह दो अलग अलग तरह के राक्षसों के बीच फंस गया था, जिनमें से हर एक उसकी हर प्यारी चीज़ को खत्म करने की क्षमता रखता था। मुझे जाना होगा, उसने राग जैसे बेस्वाद स्वर में कहा। उसे लगा कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते, एवलिन ने घबराहट भरी आवाज़ में विनती की। अभी जो हुआ उसके बाद, ये सबसे बुरा समय है। सिलिका किसी भी पल वापस आ सकता है। अभी जो हुआ है उसी वजह से मुझे जाना होगा। एस ने पलटकर जवाब दिया। पिछले कुछ दिनों का असहनीय तनाव आखिरकार फूट पड़ा। हमारे पास एक हैकर है जिसे हमारी लोकेशन पता है और एक क्राइम लॉर्ड है जिसे तुम्हारी वर्कप्लेस पता है। मैं दोनों से एक साथ नहीं लड़ सकता। मुझे एक एक करके ही आगे बढ़ना होगा, और अभी रामोस ही वो है जिसके साथ सबसे गंभीर और खतरनाक अंजाम हो सकता है। उनका तर्क कठोर था, लेकिन वह निर्विवाद रूप से सत्य था। सिलिका कल के लिए एक अस्पष्ट खतरा था, लेकिन रामोस आज ही निर्णायक प्रहार करने वाले व्यक्ति थे। सिल्वा पहली बार पूरी तरह से अवाक रह गया। उन दोनों के बीच ऐसे देख रहा था मानो वह कोई भयानक टेनिस मैच देख रहा हो। एस ने अपनी जैकेट कसकर पकड़ ली, उसके हाव भाव अकड़े हुए थे। उसे अपनी त्वचा के नीचे जानी पहचानी छिपी हुई ऊर्जा महसूस हो रही थी, लेकिन अब वह बेकार लग रही थी। इस तरह के खतरे के सामने महज एक दिखावा। किसी सभा का मुकाबला कैसे किया जाए? जब खतरा सिर्फ एक बातचीत हो तो गुप्त शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए? मेरे पीछे दरवाजा बंद कर देना, उसने सिल्वा से कहा। उसकी आवाज़ दृढ़ थी और वह एक ऐसी शांति का दिखावा कर रहा था जो उसे महसूस नहीं हो रही थी।
मेरे अलावा किसी को अंदर मत आने देना। तुम्हें कोडवर्ड पता है। उन्होंने कुछ दिन पहले ही इस तरह की स्थिति के लिए एक मौखिक संकेत तय कर लिया था। एवलिन ने उसे दोबारा रोकने की कोशिश नहीं की। वह बस उसे देखती रही। उसके चेहरे पर भय, क्रोध और एक भयानक, हताश समझ का मिला जुला भाव था, जो दिल दहला देने वाला था। वह जानती थी कि वह सही कह रहा है। दरवाजे पर खड़ा राक्षस हमेशा तारों में छिपे राक्षस से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। दोपहर की धूप में बाहर निकला और अपने पीछे भारी स्टील का दरवाजा बंद कर लिया। उसे ताले के लगने की ठोस, स्पष्ट आवाज सुनाई दी। वह टूटे फूटे फुटपाथ पर अकेला था। उसने अभी अभी मशीन में छिपे एक भूत का सामना किया था और अब वह अपनी बुद्धि और एक ऐसे रहस्य के सहारे सीधे शेर की गुफा में जा रहा था जिसे वह प्रकट करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हर मोर्चे पर लड़ाई छिड़ी हुई थी और वही एकमात्र सैनिक था जिसे वे युद्ध में भेज सकते थे। चैप्टर 56। ग्राइंड हाउस तक का सफर एस के जीवन के सबसे लंबे 15 मिनट थे। दोपहर की धूप चुभ रही थी, गर्म नहीं, जिससे वह देखने वालों की निगाहों के सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा था। सड़क पर हर एक व्यक्ति उसे संभावित खतरे जैसा लग रहा था। जब भी कोई कार उसके पास धीमी होती, उसकी मांसपेशियां तन जाती, मानो वह अचानक हमले के लिए तैयार हो रहा हो। उसका दिमाग भयानक विचारों के बवंडर में घिरा था। वह सिलिका के उस डरावने डिजिटल संदेश के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था, जिसमें लिखा था एजेस का पतन होगा। शहर के नक्शे पर धुंधला सा बिंदु, जो उनका एकमात्र सुराग था, उसे परेशान कर रहा था, और एवलिन के चेहरे पर डर और हताशा का भाव, जब वह उसे पीछे छोड़कर जा रहा था, उसकी याद उसके दिमाग से मिट नहीं रही थी। वह एक युद्ध क्षेत्र से दूर जा रहा था, जहां एक डिजिटल भूत हर कदम पर उसका पीछा कर रहा था, और सीधे एक दूसरे, कहीं अधिक शारीरिक रूप से खतरनाक युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। कैफे के सामने सड़क के उस पार आकर वह रुक गया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाहर से देखने पर द ग्राइंड हाउस बेहद शांत और सामान्य लग रहा था। एक युवा जोड़ा बाहर एक छोटी सी मेज पर बैठा पेस्ट्री खाते हुए हंस रहा था। सूट पहने एक आदमी अपने ऑर्डर का इंतजार करते हुए अपना फोन देख रहा था और बेचैनी से पैर थपथपा रहा था। ये रोजमर्रा की जिंदगी का एक आदर्श दृश्य था, लेकिन इसको ऐसा लग रहा था जैसे किसी सजे धजे बैकग्राउंड के पीछे सांपों का गड्ढा छिपा हो। ये जगह एवलिन की दुनिया थी, कॉफी की खुशबू और मधुर संगीत से भरी उसकी सुरक्षित पनाहगाह, और वह अपने नए जीवन की गंदगी और खतरे को सीधे इसके बीचों बीच घसीटने वाला था। उसने गहरी सांस ली, लेकिन इससे उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। आखिरकार वह सड़क पार करके दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। दरवाजे के ऊपर लगी जानी पहचानी घंटी बजी। यह आवाज़ आमतौर पर भुनी हुई कॉफ़ी की खुशबू और एवलिन के दफ्तर की हल्की हल्की आवाज़ से जुड़ी होती थी। अब वही मधुर आवाज़ किसी लड़ाई की शुरुआत का संकेत देने वाली तेज चेतावनी की घंटी जैसी लग रही थी। कॉफ़ी की गर्म, मनमोहक खुशबू, जो आमतौर पर उसे सुकून देती थी, अब घुटन भरी और बोझिल लग रही थी। उसकी आंखें तुरंत कमरे में चारों ओर दौड़ गईं। उसकी नई, मुश्किल से हासिल की गई सहज बुद्धि पूरी तरह सतर्क हो गई। और फिर उसकी नज़र सीधे खतरे पर पड़ी और डर से उसका खून जम गया। मार्कस एक कोने की मेज पर बैठा था और वह किसी परछाई की तरह लग रहा था जिसने ठोस, मानवीय रूप धारण कर लिया हो। वह मजबूत मांसपेशियों और शांत हिंसा का पहाड़ था और एक सुंदर, नाजुक लकड़ी की कुर्सी पर ठूंस ठूंस कर बैठा था। उसने अपनी मोटी, खुरदरी उंगलियों के बीच एक छोटा एस्प्रेसो कप पकड़ रखा था। एस के पास आने पर भी उसने ऊपर नहीं देखा। उसका ध्यान पूरी तरह से उस छोटे कप में मौजूद गहरे रंग के तरल पदार्थ पर केंद्रित था। काउंटर के पीछे एवलिन का बॉस, लियोन, चमचमाती एस्प्रेसो मशीन पर एक ही जगह को बार बार बड़ी बेचैनी और घबराहट के साथ चमका रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और पसीने की हल्की सी चमक उस पर साफ दिख रही थी। उसकी नज़रें बार बार मार्कस के कोने की ओर ऐसे जाती थीं जैसे कोई छोटा पक्षी घबराकर बिल्ली को देखता है और फिर उतनी ही तेज़ी से नज़रें हटा लेता था। जब लियो ने एस को अंदर आते देखा तो उसने उसे ऐसी नज़र से देखा जिसमें डर, हमदर्दी और एक खामोश विनती का मिलाजुला भाव था, मानो कह रहा हो, जो भी हो, कृपया इसे मेरी दुकान से बाहर निकाल दो। एस का मुंह सूखा और धूल से भरा हुआ महसूस हो रहा था। वह मेज के पास ही रुक गया और अपने हाथों की हल्की कंपकंपी छिपाने के लिए उन्हें जैकेट की जेबों में गहराई तक डाल लिया। उनके बीच एक गहरी और भारी खामोशी छा गई। केवल स्टीम वैन की हल्की फुसफुसाहट और बाहर बैठे दंपति की धीमी बातचीत की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। अंत में मार्कस ने धीरे धीरे, सधे हुए अंदाज में अपनी एस्प्रेसो की एक घूंट ली। उसने कप को तश्तरी पर हल्के से, सटीक ढंग से रखा, जिसकी गूंज उस शांत कैफे के तनावपूर्ण वातावरण में गूंजती हुई प्रतीत हुई। तुम देर से आए हो, मार्कस ने कहा। उसकी आवाज़ धीमी, कर्कश थी, जो मानो मेज के आर पार गूंज रही थी। उसने एस की ओर देखने की जहमत भी नहीं उठाई। मैं जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी आया, एस ने अपनी आवाज़ को सपाट और तटस्थ रखने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। मार्कस ने आखिरकार अपनी नज़रें ऊपर उठाईं। उसकी आंखें पत्थर की तरह कठोर, सपाट और ठंडे, पेशेवर आकलन के अलावा किसी भी भावना से रहित थीं।
उसने एस को सिर से पैर तक देखा, मानो उसकी हर कमजोरी, हर संदेह को गिन रहा हो। बैठो। एस ने अपने सामने वाली कुर्सी खींची और बैठ गया। उसके वजन से विनाइल की सीट चरमरा उठी। शांत कैफे में यह आवाज असहनीय रूप से तेज थी। बॉस, मजे ले रहे हैं? मार्कस ने अपनी छोटी सी प्याली के किनारे को अपनी मोटी उंगली से छूते हुए कहना शुरू किया। सैफायर लाउंज में जो कुछ हुआ वो बहुत गड़बड़ था, हद से ज्यादा था। ऐसा लग रहा था जैसे अखरोट तोड़ने के लिए हथौड़ा चला रहे हों। वह थोड़ी देर रुका, अपनी आलोचना को हवा में गूंजने दिया ताकि एस को उसकी नाराजगी का एहसास हो सके। लेकिन काम हो गया। अब विंसेंजो गुस्से में है। वो इस शहर में हर कोने की छानबीन कर रहा है, एक ऐसे अनाड़ी वेटर को ढूंढ रहा है जिसकी किस्मत अच्छी हो और जिसे मरने की ख्वाहिश हो। एस का खून डर से जम गया। यही वो पल था जिसका उसे डर था। ऐसा लग रहा था जैसे रामोस उसे छोड़ रहा हो, उसका साथ छोड़ रहा हो। उसे प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टर विंसेंजो के सामने शांति प्रस्ताव के रूप में पेश किया जाएगा, जैसे किसी प्रतिद्वंद्वी के घायल स्वाभिमान को शांत करने के लिए बलि का बकरा बनाया जाता है। उसकी जेब में रखे फोन पर उसकी मुट्ठी कस गई, एक बेकार और बेबस हरकत। उसने एवलिन और सिल्वा के बारे में सोचा, जो वर्कशॉप में सुरक्षित बंद थीं और उसके लौटने का इंतजार कर रही थीं। उसे यह एहसास हुआ कि उसने इस भयानक खतरे को उनके दरवाजे तक ला खड़ा किया है। लेकिन मार्कस बोलता रहा, उसकी आवाज़ और भी धीमी होकर एक धमकी भरी फुसफुसाहट में बदल गई। लहजे ने एस को उसे सुनने के लिए थोड़ा झुकने पर मजबूर कर दिया। रामोस को अधूरी बातें पसंद नहीं हैं, मार्कस ने कहा। और तुम, बच्चे, एक बहुत बड़ी अधूरी बात हो, लेकिन तुम काम की भी हो। फिलहाल के लिए। वह थोड़ा आगे झुका। ये हरकत छोटी थी, लेकिन एस की हर सहज प्रवृत्ति ने उसे पीछे हटने के लिए उकसाया। तो वह स्थिति को संभाल रहा है, मार्कस ने समझाया। विंसेंजो के आदमी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। लाउंज में उस छोटे से नाटक से तुमने खुद को यही सुरक्षा दी है। राहत का एहसास इतना तात्कालिक और इतना प्रबल था कि चक्कर आने लगा, मानो उसके प्यासे दिमाग में अचानक ऑक्सीजन की ताजगी भर गई हो। लेकिन यह एहसास आते ही जहर में बदल गया। रामोस जैसे आदमी से सुरक्षा कभी मुफ्त नहीं मिलती। ये हमेशा एक कर्ज होता है और इसके साथ हमेशा एक असहनीय, खूनी ब्याज भी जुड़ा होता है जिसे बाद में चुकाना पड़ता है। कीमत क्या है? एस ने पूछा। ये शब्द उसकी जबान पर कड़वी राख की तरह लगे। वह मन ही मन जानता था कि उसे जवाब पसंद नहीं आएगा। मार्कस के होठों पर एक पतली, भावहीन मुस्कान आई जो उसकी ठंडी आंखों तक नहीं पहुंची। समझदार लड़के, तुम जानते हो दुनिया कैसे चलती है। कीमत सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है, और ये तुम्हारी वफादारी की परीक्षा है। फिर उसने सस्ते नोटबुक के कागज का एक मोड़ा हुआ टुकड़ा चिकनी मेज पर सरका दिया। एक ट्रक, उसने कहा। यह एक लॉजिस्टिक्स कंपनी का है जिसे विंसेंजो अपने अवैध धंधे के लिए इस्तेमाल करता है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे गेमिंग कंसोल और उच्च गुणवत्ता वाले कंप्यूटर पार्ट्स की खेप है, जो उसके गोदामों में से एक में जा रही है। ट्रक को कल सुबह 4:45 बजे इस जगह पर ड्राइवर बदलने के लिए रुकना है। मार्कस रुका, निर्देशों को समझने की कोशिश करते हुए। इसे अपने गंतव्य तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। एस कागज को घूर रहा था। उस पर महज एक पता और समय लिखा था, लेकिन वह उसे नकदी और रहस्यों से भरे लॉकबॉक्स से भी ज्यादा भारी लग रहा था। उस पर सिर्फ एक पता और समय लिखा था, लेकिन उस पल वह उसे चुराई गई नकदी और रहस्यों से भरे लॉकबॉक्स से भी ज्यादा भारी लग रहा था। यह महज जानकारी नहीं थी, ये तोड़फोड़ का निर्देश था। यह एक शक्तिशाली गैंगस्टर के खिलाफ युद्ध छेड़ने का सीधा आदेश था। यह एक सीमा रेखा थी, और एक बार इसे पार कर लेने के बाद वह जानता था कि वह कभी वापस नहीं आ सकता। लेस देन सिस्टम अलर्ट, नया कार्य शुरू किया गया। ग्रेटर देन लेस देन कार्य, तकनीकी शिपमेंट को रोकें, विंसेंजो तक डिलीवरी होने से रोकें। ग्रेटर देन लेस देन विधि, तोड़फोड़, चोरी, विनाश, दक्षता का मूल्यांकन किया जाएगा। ग्रेटर देन लेस देन इनाम, रोका गया, पूर्णता और रणनीति पर आधारित। ग्रेटर देन लेस देन दंड, सुरक्षा वापस ले ली गई है। पहचान संबंधी जानकारी लक्षित व्यक्ति विंसेंजो के सामने उजागर कर दी जाएगी। ग्रेटर देन एस को सिस्टम का संदेश अपने दिमाग में गूंजता हुआ महसूस हुआ, मानो उसके सामने मौजूद वास्तविक खतरे की ठंडी और डिजिटल गूंज हो। सिस्टम अपना इनाम रोक रहा था, मानो किसी छड़ी पर गाजर लटकाए उसके निजी आंतरिक नियंत्रक की तरह। लेकिन विफलता की सज़ा सिर्फ मामूली सिरदर्द या याददाश्त खोना नहीं थी। यह एक मौत की सज़ा थी, जो उसके दिमाग में साफ साफ लिखी हुई थी। उसे एहसास हुआ कि रामोस की तथाकथित सुरक्षा ही विंसेंजो के बदले से खुद को बचाने वाली एकमात्र कमज़ोर ढाल थी। उसे दिया गया ये काम कोई साधारण अनुरोध नहीं था, यह एक अल्टीमेटम था जिसे बड़ी चालाकी से एहसान का रूप दिया गया था। चुनाव सीधा था, या तो ये करो या भेड़ियों के सामने फेंक दिए जाओ। क्या वो मुझसे विंसेंजो से चोरी करवाना चाहता है? एस ने पूछा, इस उकसावे की भयावहता और दुस्साहस को समझने की कोशिश करते हुए।
यह एक ऐसा कदम था जिससे आसानी से एक पूर्ण युद्ध छिड़ सकता था। वह चाहता है कि तुम उसे संदेश दो, मार्कस ने उसे सुधारते हुए कहा। उसकी आवाज़ अब धमकी भरी फुसफुसाहट से कुछ ज्यादा ही थी। विंसेंजो सोचता है कि वह इस शहर में अपना माल बेच सकता है। रामोस उसे याद दिला रहा है कि वह ऐसा नहीं कर सकता, कि हर रास्ता उसी का है और वह इसके लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। मार्कस पीछे झुक गया, उसकी कुर्सी उसके भारी वजन से चरमरा उठी। इसे तरक्की समझो, अब तुम उसके हमलावर कुत्ते हो। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हें मारा नहीं जा रहा है। उसने अपनी एस्प्रेसो का आखिरी घूंट पिया और एक ही झटके में पूरी ताकत से खड़ा हो गया। उसका विशाल शरीर मानो उस छोटे से कैफे की सारी हवा और रोशनी को सोख रहा हो। उसने एस की ओर देखा, उसका चेहरा एकदम ठंडा और भावहीन था। इसे बिगाड़ना मत, उसने कठोर स्वर में कहा, जिसमें किसी भी प्रश्न या बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। और फिर कभी देर मत करना। बिना कुछ कहे मार्कस मुड़ा और कैफे से बाहर चला गया। जैसे ही दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ, घंटी एक बार खुशी से और बेपरवाही से बजी और उसके पीछे सन्नाटा छा गया। कॉफ़ी शॉप की गर्माहट से एस की नसों में जमी बर्फ पिघल नहीं रही थी। उसने अपने हाथ में पकड़े कागज़ के टुकड़े पर नज़र डाली, जो उसकी मजबूत पकड़ के कारण थोड़ा सिकुड़ गया था। यह महज एक पता था, लेकिन यह एक भारी जंजीर जैसा लग रहा था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे रामोस ने उसके गले में ताला कसकर लगा दिया हो। अब वह महज एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो व्यवस्था में जीवित रहने या अपने अतीत से भागने की कोशिश कर रहा हो। अब वह सक्रिय रूप से उस राक्षस के लिए काम कर रहा था, उसके गंदे काम करके अपनी जान बचाने के लिए जी रहा था। उसने कैफे में चारों ओर देखा, लियोन पर, जो तुरंत नज़रें हटाकर एक कपड़े से खुद को समेटने में व्यस्त हो गया, दीवारों पर सजी खुशनुमा स्थानीय कलाकृतियों पर और उस खाली स्टूल पर जहां एवलिन अक्सर बैठती थी। यह उसकी पनाहगाह थी, उसका सामान्य जीवन था और मार्कस की उपस्थिति ने इसे भंग कर दिया था। यह एक स्पष्ट संकेत था कि अब कहीं भी सुरक्षित नहीं था। रामोस का संदेश स्पष्ट था, मुझे पता है तुम्हारे दोस्त कहाँ रहते हैं। मुझे पता है वे कहाँ काम करते हैं। मैं जब चाहूँ उन्हें छू सकता हूँ। अब जाओ और अपनी भूमिका निभाओ। एस धीरे धीरे उठा, उसके पैर कमजोर और लड़खड़ा रहे थे। उसने मुड़ा हुआ नोट अपनी जेब में ठूंस दिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह जलता हुआ अंगारा ढो रहा हो। वह जानता था कि यूनिट B17 तक वापस जाने का रास्ता कैफे तक जाने से भी लंबा लगेगा और आगे आने वाले काम के बोझ से हर कदम भारी होता जाएगा। वह उन्हें ये बात कैसे बताएगा? वह एवलिन और सिल्वा को कैसे समझाएगा कि उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उसे जानबूझकर अंधेरे में और भी गहराई तक उतरना होगा? उसे रामोस का हथियार बनना होगा। उसने अभी अभी मशीन में छिपे एक भूत, एक डिजिटल खतरे का सामना किया था और अब वह दुश्मन की सेना में एक नए सैनिक के रूप में अपने दोस्तों के पास लौट रहा था। युद्ध अब हर मोर्चे पर छिड़ा हुआ था और सही गलत तथा जीवन मरण के बीच की रेखाएं सबसे भयावह तरीके से धुंधली होती जा रही थीं। चैप्टर 57 यूनिट B17 वर्कशॉप तक वापस जाना किसी उदास और अकेले अंतिम संस्कार के जुलूस जैसा लग रहा था। एस का हर कदम पिछले कदम से भारी लग रहा था, मानो उसकी जेब में पड़ा हुआ कागज का टुकड़ा और अब उसे जो असंभव फैसला लेना था उसका बोझ उस पर भारी पड़ रहा हो। उसके आसपास शहर की खुशहाल और सामान्य चहल पहल एक क्रूर मजाक जैसी लग रही थी। लोग कैसे हंस रहे थे, खरीदारी कर रहे थे और अपनी जिंदगी जी रहे थे, जबकि उसकी अपनी दुनिया अपराध सरगनाओं के राज और डिजिटल भूतों से ग्रस्त एक बुरे सपने में तब्दील हो रही थी। आखिरकार वह वर्कशॉप के भारी स्टील के दरवाजे तक पहुंचा और रुक गया। उसका हाथ इंटरकॉम बटन पर था। अंदर से उसे संगीत की हल्की, कर्कश आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये सिल्वा की सामान्य स्थिति का कुछ आभास कराने की कोशिश थी। एस ने खुद को तैयार करने के लिए एक गहरी, स्थिर सांस ली, फिर बटन दबाया और कुछ दिन पहले तय किया गया ऑल क्लियर कोड बोला। नाइट हॉक का अड्डा, उसने कहा। दरवाजे का ताला जोर से बज उठा और फिर खट से खुल गया। उसने भारी दरवाजे को अंदर की ओर धकेला और तुरंत ही उसे वर्कशॉप की जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई, सोल्डर, ओजोन और कॉफ़ी की गंध। एवलिन और सिल्वा तुरंत उसकी ओर बढ़ीं। वे इंतजार कर रही थीं, उसी चिंता भरी स्थिति में जम गई थी जिसमें वह उन्हें छोड़कर गया था। क्या हुआ? एवलिन की आवाज़ चिंता से भरी हुई थी और उसकी आंखें उसके चेहरे पर कोई सुराग ढूंढ रही थीं। क्या तुम ठीक हो? वह क्या चाहता था? सिल्वा बस उसे घूरता रहा। उसका हमेशा वाला बुलंद और आत्मविश्वास से भरा रवैया पूरी तरह गायब हो गया था। उसकी जगह स्पष्ट और नग्न भय ने ले ली थी। एस ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे केंद्रीय वर्कबेंच की ओर बढ़ा, जो उनके नाजुक ऑपरेशन का केंद्र था, और उस मुड़े हुए नोट को उसकी खरोंचों वाली सतह पर रख दिया। उसने उसे अपनी हथेली से सीधा किया, जिससे उस पर लिखा साधारण पता और समय स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। रामोस विंसेंजो की समस्या को संभाले हुए है, एस ने खोखली और बेजान आवाज में कहना शुरू किया। फिलहाल उसके लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि विंसेंजो के आदमी हमें न ढूंढ पाएं। एवलिन राहत की एक गहरी लहर में आगे की ओर झुक गई। ओह, भगवान का शुक्र है, उसने राहत की सांस लेते हुए कहा। यह अच्छी बात है ना?
इसका मतलब है कि हम सुरक्षित हैं। इसकी एक कीमत है, एस ने उसकी क्षणिक आशा को पनपने से पहले ही कुचलते हुए कहा। उसने कागज की चिकनी सतह पर अपनी उंगली थपथपाई। यही कीमत है, ये शक्ति प्रदर्शन है, और मेरी वफादारी की परीक्षा है। दोनों नोट पढ़ने के लिए और करीब झुक गए। सिल्वा ने दबी आवाज में सीटी बजाई। एक ट्रक विंसेंजो के गोदाम की ओर जा रहा है। वो चाहता है कि हम उसे हाईजैक कर लें। एस, हम ट्रक चोर नहीं हैं। हम उसने तारों और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों से भरे कमरे की ओर इशारा किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम तो टेक वाले लोग हैं। वह इसे चोरी नहीं होने देना चाहता, एस ने स्पष्ट किया। बोलते समय उसके शब्द बेतुके और अटपटे लग रहे थे। वह इसे रोकना चाहता है, तोड़फोड़ करना चाहता है। वह विंसेंजो को यह संदेश देना चाहता है कि रामोस की गलियों में उसका माल सुरक्षित नहीं है। उसने अपने हाथों की ओर देखा, मानो उन्हें पहले से ही दाग लगे हों। ये युद्ध की घोषणा है, और हम ही हैं जो ये संदेश पहुंचा रहे हैं। लेस देन कार्य अनुस्मारक, तकनीकी शिपमेंट को रोकें। विंसेंजो तक डिलीवरी रोकें। ग्रेटर देन, लेस देन विधि, तोड़फोड़, चोरी, विनाश, दक्षता का मूल्यांकन किया जाएगा। ग्रेटर देन, लेस देन इनाम, रोका गया, पूर्णता और रणनीति पर आधारित। ग्रेटर देन, लेस देन दंड, सुरक्षा वापस ले ली गई है। पहचान संबंधी जानकारी लक्षित व्यक्ति विंसेंजो के सामने उजागर कर दी जाएगी। ग्रेटर देन, सिस्टम की चेतावनी उसके दिमाग में कौंध गई, एक ठंडी सी झंझनाहट जिसने उसके ध्यान को और भी तेज कर दिया। एवलिन ने नोट उठाया, सोच में डूबी उसकी भौहें सिकुड़ गईं। सुबह 4:45 बजे, ड्राइव अब बदलने का स्टॉप। यह एक लॉजिस्टिक्स कंपनी का अड्डा है। उसका दिमाग डर से व्यावहारिक विश्लेषण की ओर मुड़ रहा था। वह अपने मुख्य लैपटॉप पर बैठ गई, जिसे सुरक्षा कारणों से इंटरनेट से डिस्कनेक्ट रखा गया था, और टाइप करना शुरू कर दिया। देखते हैं कि मामला क्या है। तुम क्या कर रही हो? सिल्वा ने उसकी शांति देखकर पूरी तरह से अचंभित होते हुए पूछा। अगर हमें किसी चलती गाड़ी को नुकसान पहुंचाना है, उसने पूरी एकाग्रता से कहा, तो मैं उसे हाईवे पर 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए लोहे की रॉड से नहीं करना चाहूंगी। हमें एक योजना चाहिए, एक समझदारी भरी योजना। एस को उसके प्रति कृतज्ञता का गहरा एहसास हुआ। जहां एक ओर वह अपने कर्तव्य के भारी नैतिक बोझ में डूबा हुआ था, वहीं एवलिन पहले से ही समाधान की तलाश में थी। वह हमेशा की तरह उसे सहारा दे रही थी। कुछ मिनट चुपचाप टाइप करने के बाद उसने कहा, समझ गई। उसने अपनी बड़ी स्क्रीन पर नक्शे और सैटेलाइट तस्वीरें खोलीं। ये पता लंबी दूरी के ट्रक ड्राइवरों के लिए निर्धारित विश्राम स्थल है। यह कोई व्यस्त डिपो नहीं है। यहाँ बस एक बड़ा पार्किंग स्थल, एक ढाबा और कुछ ईंधन पंप हैं। ड्राइवर शायद अपने ब्रेक के लिए ढाबे के अंदर होगा या शौचालय का इस्तेमाल कर रहा होगा। इसका मतलब है कि ट्रक कुछ समय के लिए अकेला और बिना किसी की देखरेख के खड़ा रहेगा। तो हम चुपके से जाकर क्या करें? सिल्वा ने हाथ ऊपर उठाते हुए पूछा। टायर काट दें, इससे बस थोड़ी देर के लिए देरी हो जाएगी। नहीं, एस ने कहा। उसके दिमाग में एक विचार पनप रहा था, जो उसकी त्वचा के नीचे मौजूद नैनोकणों की लगातार धीमी गूंज से पैदा हुआ था। हम बाहर से दिखाई देने वाली किसी भी चीज़ को नहीं तोड़ते, हम माल के अंदर मौजूद चीज़ों को तोड़ते हैं। उसने अपने हाथों की ओर देखा। ये सारा सामान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का है। सर्किट बोर्ड, सॉलिड स्टेट ड्राइव, मदरबोर्ड, ये सब चीज़ें नाजुक होती हैं। बिजली के उतार चढ़ाव से ये बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। एवलिन की आंखें तुरंत समझ के साथ चमक उठीं। लेकिन आप इन्हें बाहर से जला नहीं सकते। शिपिंग केस धातु के बने होते हैं, वे अंदर के इलेक्ट्रॉनिक्स को सुरक्षित रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, अंदर से नहीं, एस ने कहा। उसके दिमाग में योजना स्पष्ट हो रही थी, एक ऐसी योजना जो पूरी तरह उसकी गुप्त क्षमता पर आधारित थी। हम ट्रक नहीं चुराएंगे, हम उसे खोलेंगे भी नहीं। हम ट्रेलर पर बाहरी पावर पोर्ट ढूंढेंगे। ज़्यादातर लंबी दूरी के ट्रकों में ये पोर्ट रेफ्रिजरेटर यूनिट या केबिन को बिजली देने के लिए होते हैं। मैं इसे बाईपास कर सकता हूँ। वह अपनी नैनो क्षमताओं की सच्चाई को एक ऐसी झूठी कहानी में पिरो रहा था जिस पर वे विश्वास कर सकें। मैं उस पोर्ट के जरिए एक फीडबैक लूप बना सकता हूं और ट्रेलर के पूरे आंतरिक विद्युत तंत्र में एक ज़बरदस्त पावर सर्ज भेज सकता हूं। ऐसा लगेगा जैसे सारे उपकरणों में कोई बड़ी निर्माण खराबी हो या यात्रा के दौरान बिजली की कोई अचानक दुर्घटना हो गई हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसका पता हम तक लगाया जा सके। सिल्वा उसे हैरानी से देखता रहा, उसका मुंह थोड़ा खुला रह गया था। क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो, किसी गैजेट की मदद से? एस ने अपने सिर के किनारे पर हल्के से हाथ फेरा। यह इशारा उसके असली राज का एक छोटा सा खुलासा जैसा लगा। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ रहा हूँ। इसमें सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि बिजली कहाँ भेजनी है। लेकिन मुझे ट्रक के पोर्ट पर ही होना पड़ेगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे ये काम करेगा। एवलिन पहले से ही सिर हिला रही थी, उसके होठों पर एक गंभीर मुस्कान थी। ये शानदार है, यह एक भूतिया काम है। न कोई ताला टूटा, न कोई माल गायब हुआ।
बस विंसेंजो के गोदाम में महंगी बेकार ईंटों से भरा एक ट्रक आ पहुंचा। उसने एस सिल्वा की ओर देखा। रामोस को कोई संदेश चाहिए। खैर, ये तो भेजने के लिए एक बहुत ही अजीब संदेश है। योजना बन चुकी थी। सुबह 4 बजे से पहले के घंटे तनावपूर्ण और शांत तैयारियों में तेजी से बीत गए। एवलिन ने अपने ऑफलाइन नक्शों का इस्तेमाल करते हुए विश्राम स्थल तक का रास्ता सावधानीपूर्वक तय किया। सिल्वा अपने डर के बावजूद अपनी भूमिका को पूरी तरह से निभाने के लिए तैयार हो गया। उसने उनके पहनने के लिए गहरे रंग के कपड़े इकट्ठा किए, एक दूरबीन ढूंढी और खुद को निगरानी के लिए तैयार कर लिया। एस चुपचाप एकांत में बैठा, मन ही मन एकाग्र हो रहा था। उसके हाथों में एक टूटा हुआ स्मार्टफोन था, उसे ठीक करने के लिए नहीं बल्कि अभ्यास के लिए। वह नैनो कणों की अनुभूति पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, उस गर्म जीवंत ऊर्जा पर जो उसे अपनी हथेलियों में महसूस हो रही थी। उसने कल्पना की कि वह उस ऊर्जा को निर्देशित कर रहा है, फोन में नहीं बल्कि हवा के माध्यम से कमरे के दूसरी ओर स्थित एक सर्किट बोर्ड पर लगे एक छोटे से पुर्जे की ओर। यह एक नई विचित्र मानसिक क्षमता का अभ्यास करने जैसा था जिसके बारे में उसे कभी पता ही नहीं था। इसके लिए आवश्यक गहन एकाग्रता और इच्छाशक्ति के कारण उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। वे रात के अंधेरे में वर्कशॉप से निकले जब पूरा शहर सो रहा था। सिल्वा एक पुरानी साधारण सी सेडान कार चला रहा था जिसका इस्तेमाल वे पुर्जे लाने के लिए करते थे। कार के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। विश्राम स्थल ठीक वैसा ही था जैसा एवलिन के शोध में दिखाया गया था, कम रोशनी वाला और लगभग खाली। उन्होंने भोजनालय के पार्किंग स्थल की छाया में गाड़ी खड़ी की जहां बड़े ट्रक खड़े थे, उससे काफी दूर। सिल्वा ने दूरबीन उठाए। मुझे दिख रहा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे किनारे पर लॉजिस्टिक्स कंपनी का लोगो दिख रहा है। ड्राइवर अभी भोजनालय में जा रहा है। यही हमारा मौका है। एस का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो सीने में ढोल बज रहा हो। बस यही मौका था। वह कार से बाहर निकला और अपना चेहरा छिपाने के लिए हुड को नीचे तक खींच लिया। वह खड़ी गाड़ियों के बीच एक परछाई की तरह आगे बढ़ा। उसकी सारी इंद्रियां चौकन्नी थीं, जिससे हर आवाज उसे तेज सुनाई दे रही थी। उसने विंसेंजो की ट्रक ढूंढ ली। वह बहुत बड़ी थी, रात के अंधेरे में एक खामोश दानव की तरह। और आखिरकार, जैसा उसने उम्मीद की थी, कैब के पिछले हिस्से के पास एक मजबूत पावर पोर्ट मौजूद था। उसने अपनी हथेली को पोर्ट के ठंडे धातु के आवरण पर सपाट रखा और आंखें बंद कर लीं। जो भी उसे देख रहा होता, उसे लगता कि वह कनेक्शन की जांच कर रहा है या शायद कोई छोटा सा उपकरण लगा रहा है। लेकिन भीतर ही भीतर वह अपनी सारी शक्ति, अपनी इच्छाशक्ति का हर अंश, सिस्टम की उस विचित्र ऊर्जा का हर कण अपने हाथ में केंद्रित कर रहा था। वह कोई उपकरण नहीं लगा रहा था, वह स्वयं एक उपकरण था। उसने नैनो कणों को निर्देशित किया, कल्पना करते हुए कि सूक्ष्म कणों की एक नदी उसकी हथेली से ट्रक के तारों से होते हुए अंधेरे ट्रेल में बह रही है और अंदर मौजूद मूल्यवान उपकरणों के नाजुक इलेक्ट्रॉनिक केंद्रों तक पहुंचने के लिए फैल रही है। यह एक बेहद तनावपूर्ण स्थिति थी। उसकी आंखों के पीछे अचानक तेज सिर दर्द होने लगा। उसे अपनी नाक से गर्म तरल पदार्थ निकलता हुआ महसूस हुआ, नाक से खून बह रहा था। उसने इसे नज़रअंदाज करते हुए दांत पीसकर आगे बढ़ना जारी रखा। और भी, आगे भी, आपको इन सब तक पहुंचना होगा। उसके मन में मानो वह उन्हें देख सकता था, एक शांत विनाशकारी झुंड बंद बक्सों के ढेर पर टूट पड़ रहा था। उसने अंतिम मानसिक आदेश दिया, ऊर्जा का कोई हिंसक विस्फोट नहीं, बल्कि एक सटीक, जबरदस्त स्पंदन, मानो एक साथ अरबों सर्किटों के लिए स्विच ऑन कर दिया हो। ओजोन की एक हल्की, लगभग अगोचर गंध, जैसे बिजली गिरने के बाद हवा में होती है, उसकी नाक में गुदगुदी कर रही थी। ये हो गया। उसने अपना हाथ झटक लिया और एक कदम पीछे हट गया। उसे चक्कर आ रहा था और वह पूरी तरह से थका हुआ महसूस कर रहा था, मानो उसने अभी अभी मैराथन दौड़ पूरी की हो। उसने अपनी आस्तीन से नाक से बहते खून को पोंछा, फिर अंधेरे में गायब हो गया और कार की ओर लौट गया। तो एवलिन ने चिंता से भरी आवाज में पूछा, क्या ये काम कर गया? हो गया, उसने राहत की सांस लेते हुए कहा और यात्री सीट पर बैठ गया। उसे उम्मीद थी कि वे उसकी थकान को एड्रेनालाइन और डर का नतीजा समझेंगे। चलो चलते हैं अभी। जैसे ही सिल्वा ने चुपचाप कार को पार्किंग से बाहर निकाला, उन्होंने ट्रक चालक को एक बड़े से स्टाइरोफोम कप में कॉफी पकड़े हुए भोजनालय से बाहर निकलते देखा। वह अपने कैबिन में चढ़ गया, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उसका करोड़ों डॉलर का माल अब केवल बेकार धातु और प्लास्टिक का ढेर बन चुका था। वापसी की यात्रा में किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। जीत का कोई एहसास नहीं था, कोई जश्न नहीं था। वे सफल हो गए थे। वे वाकई शानदार थे। उन्होंने हिंसा से परहेज किया था और अपने पीछे कोई शारीरिक निशान नहीं छोड़ा था। लेकिन जैसे ही भोर की पहली किरणें आकाश को रंगने लगी, एस ने अपने हाथों की ओर देखा। वे देखने में बिल्कुल साधारण लग रहे थे। फिर भी उन्होंने एक अपराधी सरगना के आदेश पर हजारों डॉलर की संपत्ति नष्ट कर दी थी, एक ऐसी शक्ति का उपयोग करके जिसे कोई और देख या समझ नहीं सकता था। उसने अपने अभिशाप का उपयोग किया था, वही चीज़ जो उसकी आज़ादी का जरिया होनी चाहिए थी, एक बेहतर, अधिक विश्वसनीय हमलावर कुत्ते में बदलने के लिए।
लेस देन कार्य, तकनीकी शिपमेंट को रोकना, पूरा हुआ ग्रेटर देन। लेस देन विधि, अहिंसक तोड़फोड़, अधिकतम अस्वीकार्यता। ग्रेटर देन, लेस देन दक्षता रेटिंग 98%। ग्रेटर देन, लेस देन पुरस्कार, नैनोइड झुंड स्तर 2, रेंज और सटीकता में 25% की वृद्धि। ग्रेटर देन। उसके दिमाग में सिस्टम से एक सूचना प्रकट हुई। ये ठंडी, भावनाहीन प्रशंसा का संदेश था। इसने विनाश करने में उसकी दक्षता और रचनात्मकता का आकलन किया था। अब यह उसे एक अधिक प्रभावी हथियार बनने के लिए पुरस्कृत कर रहा था। एस ने अपनी आंखें बंद कर लीं। सिस्टम की ठंडी स्वीकृति उसकी आत्मा पर एक दाग की तरह लगी। वे विंसेंजो से एक और दिन के लिए सुरक्षित थे, लेकिन उस सुरक्षा की कीमत बढ़ती ही जा रही थी और उसे यकीन नहीं था कि उसे खुद के कितने और टुकड़े कुर्बान करने बाकी हैं। चैप्टर 58, उनके गुप्त ठिकाने। यूनिट B17 की धूल भरी खिड़कियों से आती सुबह की रोशनी मानो उन्हें ही दोषी ठहरा रही हो। वे ठीक उसी समय लौटे थे जब सूरज उग रहा था और उसकी हल्की, सच्चाई उजागर करने वाली चमक रात भर के काम के अपराध बोध को उजागर कर रही थी, जो एक बुरी गंध की तरह उनसे चिपका हुआ था। जो कुछ हुआ था उस पर कोई बातचीत नहीं हुई, न ही उनकी सफलता का जश्न मनाया गया। सिल्वा ने तुरंत अपने सुरक्षा लॉग में लिखा, सुबह 4:47, हम ट्रक चोर या हत्यारे बनने से बाल बाल बच गए। कॉफी की स्थिति गंभीर। उनका मजाक करने का प्रयास भारी, थकी हुई चुप्पी में बेअसर साबित हुआ। बिना कुछ कहे एवलिन ने कॉफी बनाना शुरू कर दिया। उसकी हरकतें स्वचालित और खोखली थीं। ऐसे एक स्टूल पर बैठ गया। उसकी आंखों के पीछे अभी भी हल्का दर्द महसूस हो रहा था, मिशन के दौरान नैनेट्स को निर्देशित करने के मानसिक तनाव से उपजा दर्द। सिस्टम से मिली एक सूचना, ट्रक को कुशलतापूर्वक नष्ट करने का उसका इनाम, उसके दिमाग में चमक रही थी। यह एक ऐसे काम के लिए एक ठंडी, निजी ट्रॉफी की तरह लग रहा था जिसके लिए उसे शर्मिंदगी के सिवा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसने ये कर दिखाया था। वे गैंगस्टर विंसेंजो से सुरक्षित थे, फिलहाल के लिए, लेकिन जीत खोखली और कड़वी लग रही थी, जैसे मुंह में राख भरी हो। वर्कबेंच पर रखे रामोस के पुराने फोन की भद्दी, भिनभिनाती घंटी ने सन्नाटा तोड़ दिया। तीनों चौंक गए। आवाज कर्कश और डरावनी थी। रामोस से इतनी जल्दी फोन आना ठीक नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मुश्किल परीक्षा में मुश्किल से पास होने के तुरंत बाद प्रधानाचार्य के दफ्तर में बुलाया गया हो। एस ने फोन उठाया। उसके पेट में डर की एक गांठ सी कस गई। संदेश संक्षिप्त था, माल की धुलाई को बड़ी कुशलता से संभाला गया। मेरे आदमियों द्वारा सोचे गए समाधान से कहीं अधिक रचनात्मक समाधान। लगता है कि आपकी विशेष प्रतिभाएं केवल जुए तक ही सीमित नहीं हैं। इससे मुझे खुशी हुई। इसे अपना भुगतान समझें। एक नाम, काइटो चेन। वह एक डेटा भूत है, एक असाधारण प्रतिभा का धनी हैकर जो शक्तिशाली दुश्मनों को बनाने के बाद गायब हो गया। यदि आपकी नई समस्या डिजिटल है, तो शायद इस शहर में वही एकमात्र व्यक्ति है जो आपकी मदद कर सकता है। हालांकि उसे ढूंढना अपने आप में एक चुनौती होगी। इसे मेरे लिए आपकी निरंतर प्रासंगिकता में एक निवेश समझें। एस ने संदेश को ध्यान से देखा। व्यंग्यात्मक प्रशंसा और छिपी हुई धमकी रामोस के चालाक स्वभाव का सटीक उदाहरण थे। उसने फोन एवलिन और सिल्वा को दिखाया। काइटो चेन। सिल्वा ने नाम जोर से पढ़ा और उलझन में अपना सिर खुजलाया। ये कौन है? क्या इसका मतलब है जाओ मार खाओ? मुझे ऐसा नहीं लगता, एस ने थकान से भरी भारी आवाज में कहा। वह कह रहा है कि यह आदमी सिलिका के मामले में हमारी मदद कर सकता है। यही हमारा इनाम है। एवलिन ने फोन उठाया और रामोस का संदेश पढ़ते हुए उसकी भौहें तन गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, वह हमें सिर्फ नाम नहीं बता रहा है, वह हमें एक मिशन दे रहा है, एक परीक्षा। जैसा कि आपने कहा, उसे ढूंढना ही अपने आप में एक परीक्षा होगी। वह देख रहा है कि क्या हम इतने साधन संपन्न हैं कि उसके प्रयासों के लायक हों। चेन, ये नाम जाना पहचाना सा लग रहा है, उसने धीरे से कहा, मानो खुद से कह रही हो, उनसे नहीं। उसने अपना ऑफलाइन लैपटॉप खोला और उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगीं। एक मिनट रुको, अगर रामोस उसके बारे में जानता है तो उसके बारे में कहीं ना कहीं जानकारी तो जरूर होगी। हमेशा कोई ना कोई सुराग तो होता ही है। एस और सिल्वा उसे देख रहे थे। कमरे में केवल कीबोर्ड की तेज आवाज ही सुनाई दे रही थी। एवलिन का चेहरा एकाग्रता से भरा हुआ था। उसकी आंखें उसके निजी एयर गैप सवा पर लिखे टेक्स्ट की पंक्तियों को स्कैन कर रही थीं, जहां उसने अपना डिजिटल शोध संग्रहित किया था। कुछ मिनट बाद उसने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है। उसने स्क्रीन को थोड़ा घुमाया ताकि वे एक धुंधली, पुरानी खबर की हेडलाइन देख सकें। डेटा चोरी के आरोपों के बीच ओमनिकॉप का मुखबिर गायब। काइटो चेन, वह कोई गैंगस्टर नहीं है, वह एक भूत है। वह किसी किंवदंती से कम नहीं है। एक भूत? सिल्वा ने आगे झुकते हुए पूछा। एक डेटा हैकर। पुराने फोरम के अनुसार वह सबसे बेहतरीन हैकर्स में से एक था, एवलिन ने बताया। उनकी आवाज में पेशेवर प्रशंसा और कड़वी सच्चाई का मिला जुला भाव था। लगभग 5 साल पहले वह ओमनिकॉप में एक उभरता हुआ सितारा था, जो एक बड़ी डेटा एनालिटिक्स कंपनी है।
उसने उनके द्वारा चलाए जा रहे एक बड़े अवैध ऑपरेशन का पर्दाफाश किया। वे हर किसी की निजी जानकारी, मेडिकल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया, सब कुछ इकट्ठा कर रहे थे और उसका इस्तेमाल विस्तृत मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल बनाने के लिए कर रहे थे, जिन्हें वे मुनाफे के लिए बेचते थे। तो वह एक अच्छा आदमी था? एस ने पूछा। उसने कोशिश की, एवलिन ने कहा। उसने सारे सबूत इकट्ठा किए और पुलिस को सौंप दिए। लेकिन ओमनिकॉप ज्यादा ताकतवर थी। उनके लोग हर जगह मौजूद थे। उन्होंने उसे फंसा दिया। उन्होंने झूठे सबूत प्लांट किए ताकि लगे कि डेटा वही बेच रहा था। उस पर कई गंभीर अपराधों का आरोप लगा, जैसे कॉर्पोरेट जासूसी और डेटा चोरी। मुकदमा शुरू होने से पहले ही वह गायब हो गया। वह बस लापता हो गया। ज्यादातर लोगों को लगता है कि वह किसी दूसरे देश में छिपा है, या ओमनिकॉप ने उसे चुप कराने के लिए उसकी हत्या करवा दी। उसने एस से सिल्वा की ओर देखा। उसका चेहरा बेहद गंभीर था। रामोस का इनाम पैसा या सुरक्षा नहीं है। ये सिर्फ एक जानकारी है। वह सुझाव दे रहा है कि चेन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सिलिका जैसे डिजिटल खतरे से लड़ने में हमारी मदद करने के लिए पर्याप्त कुशल हो। लेकिन वह ये भी स्पष्ट कर रहा है कि उसे ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम उसे नहीं ढूंढ पाते हैं तो हम उसकी परीक्षा में असफल हो जाएंगे। एस के सीने में आशा की एक छोटी सी, नाजुक और हताश सी किरण जगी। एक असली पेशेवर, कोई ऐसा जो वास्तव में सिलिका से उसके स्तर पर मुकाबला कर सके। बहुत बढ़िया, सिल्वा ने ताली बजाते हुए कहा। तो वो हमें कहाँ मिलेगा? चलो उसे ढूंढते हैं। एवलिन ने सिर हिलाया। यही तो असली समस्या है सिल्वा। वह एक भूत की तरह है। उसने इंटरनेट से अपना नाम पूरी तरह मिटा दिया है। अगर वह अभी भी शहर में है तो वह पूरी तरह से गुमनाम जीवन जी रहा है। उसका कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं, कोई लिखित सबूत नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। उसे ढूंढना किसी पते को खोजने जैसा आसान नहीं है। ये पूरे समुद्र में पानी की एक बूंद ढूंढने जैसा है। रामोस ने हमें कोई समाधान नहीं दिया। उसने हमें एक ऐसी चुनौती दी है जिसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। उम्मीद की वो छोटी सी किरण जितनी जल्दी जगी थी उतनी ही जल्दी बुझ भी गई। जाहिर सी बात है, रामोस तोहफे नहीं देता था। वो पहेलियां पूछता था। वो इसकी सूझबूझ परख रहा था। ये देखना चाहता था कि उसका नया हमलावर कुत्ता उस हड्डी को ढूंढने के लिए कितनी दूर तक दौड़ेगा जो शायद मौजूद ही न हो। लेस देन संदर्भगत विश्लेषण पूर्ण हुआ। ग्रेटर देन लेस देन विषय, काइटो चेन। स्थिति, लापता, मृत मान लिया गया। ग्रेटर देन लेस देन शहर के मापदंडों के भीतर स्थान की संभावना 3.4%। ग्रेटर देन लेस देन कार्य, विषय का पता लगाएं। कोई अन्य पैरामीटर प्रदान नहीं किए गए हैं। ग्रेटर देन सिस्टम का ठंडा, स्वचालित विश्लेषण बिल्कुल भी मददगार नहीं था। इसने केवल उनकी आशंका की पुष्टि की कि काइटो चेन को ढूंढना लगभग असंभव था। तो बस इतना ही, सिल्वा ने कराहते हुए कहा। वह हार मानकर वर्कबेंच पर बैठ गया। हमें एक ऐसे आदमी को ढूंढना है जिसे पूरा इंटरनेट भी न ढूंढ सके। हम ये कैसे करेंगे? एस ने वर्कशॉप में अपने दोस्तों की ओर देखा। वे थके हुए और डरे हुए थे, लेकिन फिर भी यहीं थे, लड़ रहे थे। उसने उनके पास मौजूद औजारों को देखा, कमरे में मौजूद भौतिक औजारों को भी और उनके अपने अनूठे कौशल को भी। वे रामोस के गुंडों जैसे नहीं थे। वे सैनिक नहीं थे। वे एक बरिस्ता, एक बारटेंडर और एक ऐसा व्यक्ति थे जिनके दिमाग में एक अजीब सी प्रणाली थी। लेकिन वे चतुर थे और जानते थे कि कैसे जीवित रहना है। एस ने कहा, हम इसे अपने तरीके से करेंगे। एक नए दृढ़ संकल्प ने उसकी गहरी थकान को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। हम पुलिस नहीं हैं। हम ओमनिकॉप जैसी कोई बड़ी कंपनी नहीं हैं। हमें उसके आधिकारिक रिकॉर्ड या सामाजिक सुरक्षा नंबर खोजने की जरूरत नहीं है। हमें बस एक पैटर्न ढूंढना है। एवलिन ने ऊपर उसकी ओर देखा। उसकी रुचि स्पष्ट रूप से जागृत हो गई थी। किस तरह का पैटर्न? एस ने जोर से सोचते हुए कहा। एक भूत यूं ही गायब नहीं हो सकता। उसे खाना चाहिए, उसे बिजली चाहिए, और खासकर अगर वह अभी भी हैकर है तो उसे बहुत ज़्यादा बिजली और बहुत तेज़ इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होगी। वह किसी कॉफ़ी शॉप में जाकर पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो आप कह रहे हैं कि हमें उन चीज़ों की तलाश करनी चाहिए जो समझ में नहीं आती? एवलिन ने तुरंत उसकी योजना समझते हुए कहा। हमें शहर के उन हिस्सों में अजीबोगरीब, अस्पष्ट डेटा उपयोग की तलाश करनी चाहिए जहां ऐसा नहीं होना चाहिए। हम परित्यक्त इमारतों में असामान्य बिजली की खपत की तलाश करते हैं। हम डिजिटल रूप से परछाई जैसी किसी चीज़ की तलाश करते हैं, ऐसी चीज़ जिसे आप तभी देख पाते हैं जब वह रोशनी को रोक रही हो। और मैं सड़कों पर उतरूंगा, सिल्वा ने आगे कहा। अब जब उन्हें एक दिशा मिल गई थी तो उनमें थोड़ी पुरानी ऊर्जा लौट आई थी। मैं अब भी लोगों को जानता हूँ। बड़े, प्रभावशाली लोगों को नहीं, बल्कि छोटे मोटे लोगों को। वे लोग जो जानते हैं कि किन इमारतों में अवैध कब्जेदार हैं, किन पुराने फ्लैटों में लोग बिना हिसाब किताब के रह रहे हैं, और कौन हर चीज़ का भुगतान नकद में कर रहा है। इस तरह की जानकारी कभी कंप्यूटर पर नहीं मिलती। एस ने सिर हिलाया। यह एक बहुत मुश्किल काम था, 1000 में से एक मौका।
लेकिन यह एक योजना थी, यह एक कदम था, और यह यूं ही इंतजार करने से बेहतर था कि कोई आपको ढूंढ ले। एवलिन चुनौती की चमक से भरी आंखों से अपने कंप्यूटर में वापस जुट गई। मैं पुराने नगर नियोजन रिकॉर्ड खंगालना शुरू करूंगी और उनकी तुलना वर्तमान बिजली उपयोग रिपोर्टों से करूंगी। मैं किसी भी विसंगति, किसी भी ऐसी चीज की तलाश करूंगी जो असामान्य लगे। मैं कुछ फोन करूंगा, सिल्वा ने अपना सस्ता, ट्रेस न किया जा सकने वाला फोन उठाते हुए कहा। मैं सावधानी बरतूंगा। एस खड़ा हो गया। उसके सिर में हो रहा हल्का दर्द आखिरकार थोड़ा कम हो रहा था। वह शहर के नक्शों के उस ढेर के पास गया जिसे सिल्वा ने अपनी सुरक्षा गश्त के लिए दीवार पर टांग रखा था। उसने गलियों और मोहल्लों के फैले हुए जाल पर अपनी नज़र घुमाई। अब उसे कोई असंभव पहेली नहीं, बल्कि एक ऐसी खोज दिखाई दे रही थी जो शुरू होने वाली थी। लेस देन कौशल सक्रियण तंत्रिका इंटरफेस LV 2 ग्रेटर देन लेस देन दृश्य डेटा का प्रसंस्करण, ज्ञात मापदंडों के साथ सहसंबंध, विषय चयन की तकनीकी आवश्यकताएं, मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल, भ्रम, बुद्धिमत्ता, शहरी भूगोल। ग्रेटर देन दीवार पर लगा शहर का नक्शा उसकी दृष्टि में झिलमिलाता और बदलता हुआ प्रतीत हुआ। यह अब केवल कागज और स्याही नहीं रह गया था, ये सूचनाओं के एक जीवंत, गतिशील जाल में परिवर्तित हो गया था। उसके मन में वह लगभग तीव्र गति वाले इंटरनेट की धड़कती धाराओं और विभिन्न मोहल्लों को बिजली की आपूर्ति करने वाली घनी बिजली लाइनों के समूह को देख सकता था। सिस्टम द्वारा प्रेरित होकर उसके दिमाग ने तेजी से शहर के बड़े बड़े हिस्सों को खारिज करना शुरू कर दिया। बहुत भीड़भाड़ वाला इलाका, इतनी भीड़भाड़ वाली जगह बहुत असुरक्षित होगी। खुला इलाका आसानी से मिल जाएगा। बहुत गरीब, इन इलाकों में वह शक्तिशाली बुनियादी ढांचा नहीं होगा जिसकी एक हैकर को जरूरत होती है। उसका ध्यान शहर के बाहरी इलाकों, उपेक्षित स्थानों पर केंद्रित हो गया। उसने बंदरगाहों के पास के जीर्ण शीर्ण औद्योगिक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया, वही क्षेत्र जहां उन्होंने संक्षेप में सिलिका का संकेत पकड़ा था, और उन जर्जर मोहल्लों पर जिन्हें पुनर्निर्मित किया जाना था लेकिन कानूनी विवादों में फंसे हुए थे। ये ऐसे स्थान थे जहां बिजली और इंटरनेट की लाइनें अभी भी मजबूत थीं, लेकिन आसपास बहुत कम लोग थे जो किसी भी असामान्य बात पर ध्यान दे सकें। उन्हें कोई निश्चित पता नहीं मिला। उन्हें एक प्रबल अनुभूति हुई, एक स्पष्ट दिशा मिली। वहीं से शुरू करो, उसने कहा। उसकी आवाज़ पहले से धीमी और ज्यादा केंद्रित थी। उसने नक्शे पर औद्योगिक बंदरगाहों की ओर इशारा किया। ये ठीक बैठता है। वहां नीचे परित्यक्त गोदाम है जिनमें अभी भी पुराने, तेज गति वाले इंटरनेट केबल लगे हुए हैं। वहां इतना शोर और औद्योगिक अव्यवस्था है कि बिजली ग्रिड पर पड़ने वाले भारी दबाव को छिपाया जा सकता है। एवलिन और सिल्वा ने उसकी तरफ देखा, फिर नक्शे पर नजर डाली। उन्होंने उससे ये सवाल नहीं किया कि उसे ये सब कैसे पता चला। वे उसके चेहरे पर गहरी एकाग्रता और उसकी आवाज़ में अजीब सा आत्मविश्वास देख सकती थीं। असंभव यांत्रिक मरम्मत करने से लेकर एक विशाल ट्रक को महज छूकर नष्ट करने तक उन्होंने उसके अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीख लिया था। ऐसे रहस्य का ये भी एक हिस्सा था। खोज शुरू हो चुकी थी। अब वे सिर्फ छिपकर इंतजार नहीं कर रहे थे, वे एक भूत की तलाश में थे जो दूसरे भूत से लड़ने में उनकी मदद कर सके। उनके पास सिर्फ एक नाम था और इस उम्मीद के अलावा कुछ नहीं कि वे शहर भर में फैले भूसे के ढेर में से एक सुई ढूंढ लेंगे, इससे पहले कि उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाले भेड़िए दरवाजा तोड़ दें। चैप्टर 59। कैतो चेन की खोज ने उनके जीवन को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। यह अब महज एक नौकरी या पूरा करने लायक कोई साधारण काम नहीं रह गया था। यह उनका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया था, एक ऐसा हताश मिशन जिसने उनके दिन के हर पल को नियंत्रित कर लिया था। इस नए, सर्वव्यापी जुनून ने उन्हें अपने प्रयासों को दो बिल्कुल अलग रास्तों में बांटने पर मजबूर कर दिया। प्रत्येक रास्ते के लिए बिल्कुल अलग कौशल की आवश्यकता थी। एक तरफ डिजिटल खोज थी, ये कोड और डेटा से बनी एक ऐसी दुनिया थी जो पूरी तरह से एवलिन की कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी में मौजूद थी। दूसरी तरफ भौतिक खोज थी। यह एक कठिन और जमीनी प्रयास था जिसमें उन्हें शहर के भूले बिसरे कोनों की छानबीन करनी थी। वे असल में दो अलग अलग मोर्चों पर युद्ध लड़ रहे थे। एक लड़ाई इंटरनेट की अदृश्य धाराओं में चल रही थी और दूसरी जर्जर बंदरगाहों की टूटी फूटी सड़कों पर। वे जानते थे कि उनका अस्तित्व शायद दोनों मोर्चों पर उनकी सफलता पर ही निर्भर करता है। यूनिट B17 में एवलिन डिजिटल जगत की पूर्ण निपुणता हासिल कर चुकी थी। कमरे में तेज कॉफी की महक और उसकी गहन एकाग्रता की खामोश लेकिन बेचैन ऊर्जा घुल गई थी। उसने अपने मुख्य लैपटॉप की स्क्रीन पर एक अस्थायी युद्ध कक्ष बना लिया था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर एक निरंतर, सम्मोहक लय में चल रही थीं। किसी और को देखने पर ग्राफ, मानचित्रों और कोड की पंक्तियों से भरी दर्जनों खिड़कियां पूरी तरह से अव्यवस्था जैसी लगतीं। लेकिन एवलिन के लिए ये शहर की छिपी हुई नसों और धमनियों, उसके बिजली ग्रिड और डेटा नेटवर्क का एक विस्तृत और समझने योग्य नक्शा था। तूफान में फुसफुसाहट ढूंढने जैसा है, उसने एक दोपहर अपनी थकी हुई आंखों को मलते हुए बुदबुदाया। एस ने ऊपर देखा, जहां वह बैठा था और व्यवस्थित रूप से मरम्मत किए गए हेडफोन के ढेर की जांच कर रहा था।
उसका मन इतना बेचैन था कि वह पूरी तरह से शांत नहीं बैठ सकता था। एवलिन ने अपनी रणनीति समझाई, चेन जैसा आदमी, जिस तरह की उन्नत तकनीक का उसे इस्तेमाल करना होगा। वह बिजली ग्रिड पर एक बड़ा छिपा हुआ बोझ पैदा करेगा और उसे एक हॉटलाइन इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होगी जो बेहद तेज़ और भरोसेमंद हो। उसके जैसा आदमी कभी भी सार्वजनिक वाईफाई पर भरोसा नहीं करेगा, किसी के लिए भी इसे इंटरसेप्ट करना और ट्रैक करना बहुत आसान है। उसे काम करते हुए देखता रहा और उसे लाचारी का एक जाना पहचाना एहसास हुआ। उसकी अपनी विशेष क्षमता, उसका सिस्टम, इस मामले पर पूरी तरह चुप था। इस तरह के गहन और विस्तृत जासूसी कार्य के लिए यह उसे कोई शॉर्टकट नहीं देता था। उसे एहसास हुआ कि वह अविश्वसनीय गति से जानकारी संसाधित कर सकता है, लेकिन वह शून्य से जानकारी उत्पन्न नहीं कर सकता। यही एक शक्तिशाली कंप्यूटर और उसे निर्देश देने वाले प्रोग्रामर के बीच का अंतर था। वह कंप्यूटर था, लेकिन एवलिन एक प्रतिभाशाली प्रोग्रामर थी। अचानक के दिमाग में कुछ शब्द कौंध गए। लेस देन कौशल सक्रिय, सूचना खोजक स्तर 1, ग्रेटर देन, लेस देन उपलब्ध सार्वजनिक डेटा स्ट्रीम्स की प्रोसेसिंग, अचल संपत्ति रिकॉर्ड, उपयोगिता आउटेज रिपोर्ट, नगरपालिका परमिट। ग्रेटर देन, लेस देन पैरामीटरों के साथ क्रॉस रेफरेंसिंग, औद्योगिक क्षेत्र 7, डॉकलैंड्स 1990 से पहले निर्मित संरचनाएं, सक्रिय फाइबर ऑप्टिक लाइनें। ग्रेटर देन, उसके दिमाग में परतों की एक सूची बनने लगी, जिसमें सार्वजनिक अभिलेखों से निकाले गए लगभग 1 दर्जन संभावित पते थे। यह एक शुरुआत थी, लेकिन बहुत व्यापक और अनुपयोगी थी, मानो किसी विशाल फोन बुक से फाड़ा गया एक ही पन्ना दे दिया गया हो। कुछ मिला? उसने एवलिन के कंधे पर झुककर उसकी स्क्रीन की ओर देखते हुए पूछा। शायद, उसने टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के एक जटिल ग्राफ से नजरें हटाए बिना कहा। इसे देखो, ये पुराने कैनरी जिले में 6 ब्लॉक के ग्रिड की औसत बिजली खपत है। ये कई सालों से डेड जोन रहा है, लेकिन इन छोटे छोटे नियमित उछालों को देखो। उसने रेखा पर मुश्किल से दिखाई देने वाले कई उभारों की ओर इशारा किया। ये हर रात सुबह 2 बजे से 5 बजे के बीच होते हैं। बिजली की मात्रा नगण्य है। ऐसा लगता है जैसे किसी एक स्रोत पर ज्यादा दबाव न पड़े, इसलिए इसे 1 दर्जन अलग अलग बिजली स्रोतों से सावधानीपूर्वक लिया जा रहा है। ये छिपाने का एक शानदार तरीका है, और यह पूरी तरह से संकीर्तन है। को रोमांच का अनुभव हुआ। यह एक पैटर्न था, एक डिजिटल फुटप्रिंट। क्या आप बता सकते हैं कि यह चीख कहाँ से आ रहा है? यहाँ से नहीं, उसने निराशा से आह भरते हुए कहा और कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गई। उस इलाके का बिजली नेटवर्क बहुत पुराना है और निगरानी उपकरण भी बहुत पुराने हैं। मैं इसे लगभग 4 वर्ग ब्लॉक तक सीमित कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ दर्जनों जर्जर गोदाम और कारखाने हैं। यह एक शुरुआत है, लेकिन ये कोई सटीक पता नहीं है। इस बीच सिल्वा का तरीका कहीं अधिक सरल था। वह उनका मुखपत्र बन गया, शहर की गपशप और अफवाहों से उनका संपर्क सूत्र। वह अपने सस्ते, अस्थायी फोन पर घंटों बिताता था। कार्यशाला के कोने में उसकी आवाज़ एक धीमी, रहस्यमय फुसफुसाहट जैसी होती थी। उसने हर तरह के संपर्क का सहारा लिया। उसने अपने बारटेंडर के दिनों के हर पुराने परिचित से बात की, उन लोगों से जिन्होंने उसका एहसान माना था या जो शहर के अंधेरे कोनों में घट रही अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में कुछ जानते थे। वह फ़ोन काट देता और एक नोटबुक में कुछ लिख लेता। मैनी कहता है कि पुराने मछली पैकिंग कारखाने में निवासी रहते हैं। उसे रात में अजीब सी गुनगुनाहट सुनाई देती है और फिर दूसरा नंबर डायल कर देता। उसकी नोटबुक शहर के अनौपचारिक गपशप नेटवर्क से मिली जानकारियों का संग्रह बन गई, ऐसी जानकारी जो कभी किसी कंप्यूटर पर नहीं दिखती थी। उनकी खोजें डेटा के भंडार से नहीं, बल्कि मानवीय कहानियों से मिलीं। उन्होंने जाना कि किन बेघर पूर्व सैनिकों को आश्रय के लिए सबसे अच्छी जगहें पता थीं, किन डिलीवरी ड्राइवरों ने देखा कि किन परित्यक्त इमारतों की खिड़कियां लंबे समय तक बंद नहीं रहती थीं, और किन नकद भुगतान करने वाले किराना स्टोरों में एक ऐसा ग्राहक था जो केवल थोक में नूडल्स, एनर्जी ड्रिंक्स और विटामिन सप्लीमेंट्स खरीदता था, यानी एक ऐसे व्यक्ति का अजीबोगरीब आहार जो कभी अपने कंप्यूटर से दूर नहीं होता। वह अपने संपर्कों से मिलने के लिए जल्दी जल्दी घबराते हुए दौरे करके लौटता था। उसके कपड़ों से सिगरेट के धुएं और बंदरगाहों की नमी भरी धातु जैसी गंध आती थी। वह उनके लिए उस असली गंदी दुनिया से जुड़ने का पुल था जो उनके लोहे के दरवाजे के बाहर थी। ठीक है, ध्यान से सुनो, सिल्वा ने एक ऐसी ही यात्रा के बाद उन्हें अपने पास इकट्ठा करते हुए कहा। वह कई दिनों से ज्यादा उत्साहित दिख रहा था, मानो कोई शिकारी ताज़ा गंध पाकर खुश हो गया हो। मुझे एक ऐसे आदमी से एक नाम मिला है जो एक और आदमी को जानता है। श्रीमती हेजल बंदरगाह के पास एक किराए पर नियंत्रित अपार्टमेंट में 60 साल से रह रही थीं। उन्हें मोहल्ले की रखवाली करने वाली समझो। बस फर्क इतना है कि वह ऐसी औरत हैं जो 50 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को गुंडा समझती हैं। उसने क्या कहा? एवलिन ने अपनी स्क्रीन से नजरें हटाते हुए पूछा। उसका पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित था। श्रीमती हेजल अपने भवन में रहने वाले शांत स्वभाव के चीनी लड़के के बारे में लगातार बात करती रहती हैं। सिल्वा ने सुराग की अहमियत समझते हुए चौड़ी आंखों से कहा,
वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता है और कभी किसी को परेशान नहीं करता। वह हमेशा किराया नकद में और समय पर देता है। लेकिन श्रीमती हेजल कहती हैं कि उसे अजीबोगरीब पैकेट मिलते हैं, कंप्यूटर के पुर्जों से भरे बड़े बड़े बक्से, और उसका अपार्टमेंट हमेशा इतना ठंडा रहता है जैसे वह कोई गोदाम चला रहा हो। वह तो मजाक में ये भी कहती हैं कि उन्हें लगता है कि वह कोई पिशाच है। सिल्वा ने आखिरी बात कंधे उचकाते हुए कही, मानो यह एक बिल्कुल सामान्य संदेह हो। एस और एवलिन ने उसे देखा और फिर एक दूसरे को। सारी बातें अचानक उनके दिमाग में जुड़ गईं। कंप्यूटर के पुर्जे, कंप्यूटर की गर्मी से इतना ठंडा अपार्टमेंट। एवलिन ने उत्साह से भरी आवाज में कहा, सिल्वा, वह कोई पिशाच नहीं है, वह एक डेटा सेंटर है। वह वहाँ कंप्यूटर सर्वर चला रहा है। लेकिन एक अपार्टमेंट बिल्डिंग? एस ने संदेह भरे स्वर में पूछा। ये तो किसी गुप्त हैकर की पसंद की जगह नहीं लगती। ये बहुत खुली जगह है और आसपास बहुत सारे लोग होंगे। चेन जैसा शक्की आदमी तो गोदाम जैसी एकांत जगह चाहेगा, ऐसी जगह जिस पर उसका पूरा नियंत्रण हो। जब तक कि, एवलिन ने कहा, उसके दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई थी। वह झट से अपने लैपटॉप की ओर मुड़ी और जितनी तेजी से हो सके टाइप करने लगी। जब तक कि वह इसे अपने अपार्टमेंट से पावर नहीं दे रहा हो। पता क्या है, सिल्वा? अपार्टमेंट बिल्डिंग का। सिल्वा ने उसे गली का नाम बताया। एवलिन की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगी। उसने एक नया नक्शा खोला और उस पर अपने पावर ग्रिड की गड़बड़ी से संबंधित डेटा अंकित कर दिया। कैनरी जिला, उसने धीमी आवाज में कहा। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान फैल गई। उसकी अपार्टमेंट बिल्डिंग ठीक उसी ग्रिड के किनारे पर है जिसे मैंने पहचाना है। एकदम सही जगह है। समझ नहीं आ रहा, वह एक बिल्कुल सामान्य, साधारण सी इमारत में रहता है, लेकिन हो सकता है कि वह केबल बिछा रहा हो, बगल में ही स्थित सुनसान कैनरी गोदाम में सुरंग बना रहा हो। वह अपने अपार्टमेंट को एक दिखावे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अपना असली धंधा उसके पीछे की खाली जगह में चला रहा है। कोई भी कभी यह नहीं सोचेगा कि एक मास्टर हैकर को एक बूढ़ी औरत की अपार्टमेंट बिल्डिंग में ढूंढा जाए। यह एकदम सही छिपने की जगह है। एस ने ही अंतिम कड़ियों को जोड़ा। वह सिल्वा द्वारा दीवार पर लगाए गए शहर के बड़े नक्शे के सामने खड़ा था। उसकी आंखें धुंधली हो रही थीं क्योंकि उसके दिमाग में न्यूरल इंटरफेस सक्रिय हो गया था और वह उन सभी जानकारियों को संसाधित कर रहा था जो उन्होंने अभी अभी सीखी थीं। लेस देन डेटा संश्लेषण, एवलिन की पावर ग्रिड विसंगति जोड़, सिल्वा की मानवीय जानकारी विषय, चेन की दादी, ठंडा अपार्टमेंट, नकद भुगतान जोड़, सार्वजनिक भवन ब्लूप्रिंट। ग्रेटर दैन लेस देन विश्लेषण, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि चेन 1412 मैरिनर्स व्यू स्थित अपार्टमेंट 3B का इस्तेमाल कवर के रूप में कर रहा है। उसका असली सेटअप संभवतः बगल वाले पुराने डिब्बाबंद खाद्य भंडारगृह यूनिट 7 में छिपा हुआ है। वह तहखाने या पुराने बिजली आपूर्ति सुरंगों के रास्ते इसमें प्रवेश कर रहा होगा। वह अपनी वास्तविक बिजली खपत को छिपाने के लिए अपार्टमेंट बिल्डिंग से बिजली चुरा रहा है। लेस देन निष्कर्ष, लक्ष्य मिल गया। ग्रेटर दैन, उसकी आंखें एकदम साफ और स्पष्ट हो गईं। उसने वर्कबेंच से एक लाल मार्कर उठाया, उसका ढक्कन खोला और पक्के हाथ से नक्शे पर कैनरी #7 लिखे एक बड़े जर्जर गोदाम पर गोला बनाया। फिर उसने उसके ठीक बगल में स्थित छोटी आवासीय इमारत तक एक सीधी रेखा खींची। वह यही है, एस ने शांत और आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा, जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने गोदाम पर अभी अभी बनाए गए लाल घेरे पर उंगली रखी। वह अपार्टमेंट से काम नहीं कर रहा है। वह इसे सिर्फ छुपने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, शायद अपनी दादी के रहने के लिए। उसका असली अड्डा, उसकी मशीनें, उसका पूरा काम, सब कुछ यही है। बिल्कुल बगल में, वह अपने कंप्यूटरों के लिए ज़रूरी भारी गर्मी और बिजली को एक ऐसी इमारत में छिपा रहा है जिसे हर कोई पूरी तरह से खाली और वीरान समझता है। कमरा सन्नाटे में छा गया, जिसे केवल एवलिन के कंप्यूटरों की हल्की गूंज ही तोड़ रही थी। उन्होंने कर दिखाया था। एवलिन की डिजिटल जासूसी, सिल्वा की जमीनी स्तर की बुद्धिमत्ता और एस की चीज़ों को आपस में जोड़ने की अद्भुत सहज क्षमता, इन सभी के अथक, दृढ़ और सहयोगात्मक प्रयासों से उन्होंने एक भूत का पता लगा लिया था। उन्होंने उस चीज़ को खोज निकाला था जिसे खोजना असंभव था। उस पल, वे सिर्फ एक बरिस्ता, एक बारटेंडर और एक राज रखने वाला आदमी नहीं रह गए थे। वे एक टीम बन गए थे, और उन्हें अपना लक्ष्य मिल गया था। अगला कदम, जो सबसे खतरनाक साबित होगा, अब उन्हें ही उठाना था। चैप्टर 60, मैरिनर्स व्यू नाम की अपार्टमेंट इमारत जर्जर हो चुकी थी। ये फीकी पड़ चुकी उम्मीदों और शहर की उपेक्षा का प्रतीक थी। दीवारों से पेंट के लंबे, उदास घेरे उखड़ रहे थे। सड़क पर बासी पत्ता गोभी, नम कंक्रीट और बंदरगाहों से आती नमकीन गंध फैली हुई थी। एस, एवलिन और सिल्वा इसके सामने सड़क के पार एक बंद दुकान की आड़ में छिपे खड़े होकर प्रवेश द्वार को देख रहे थे। ये किसी अत्याधुनिक खलनायक के अड्डे से बिल्कुल अलग जगह थी। यह एक शांत, रोजमर्रा के संघर्ष का स्थान था। बस यही है, सिल्वा ने संदेह भरी आवाज में फुसफुसाया। उसे उम्मीद थी कि यहाँ कोई आधुनिक, आलीशान इमारत होगी जिस पर छिपे हुए एंटीना लगे होंगे, न कि यह पुरानी, जर्जर इमारत।
वह मशहूर हैकर जो पूरे इंटरनेट से गायब हो गया था यहाँ रहता है। मुझे तो कुछ ज़्यादा ही शानदार चीज़ की उम्मीद थी, शायद लेज़र वाली कोई जगह। असली ठिकाना तो बगल वाले घर में है, याद है ना? एवलिन ने उसे याद दिलाया। उसकी नज़रें इमारत के जर्जर सामने वाले दरवाजे पर टिकी हुई थीं। ये तो सिर्फ सामने का दरवाज़ा है, यह उसकी दादी का अपार्टमेंट नंबर 3 भी है। वह उनके घर को ढाल बनाकर छिप रहा है। उनकी योजना सीधी सादी थी और पूरी तरह से मजबूरी से पैदा हुई थी। वे बस देखते रहेंगे। उन्हें इस अपार्टमेंट और बगल वाली पुरानी मछली फैक्ट्री के बीच संबंध के बारे में एवलिन के सिद्धांत की पुष्टि करनी थी। चेन से बात करने से पहले उन्हें उसकी दिनचर्या को भी समझना था। एक भी गलत कदम, गलत दरवाजे पर दस्तक या एक भी संदिग्ध सवाल उसे डरा सकता था। जो भूत नहीं चाहता कि उसे खोजा जाए, वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ऐसा लग रहा था मानो अनंत काल बीत गया हो, कुछ नहीं हुआ। गली एकदम शांत थी। कभी कभार कोई निवासी आता जाता, कोई बूढ़ा आदमी एक छोटा सा किराने का थैला लिए, कोई जवान माँ धैर्यपूर्वक अपने छोटे बच्चे को संभाले। सब कुछ बेहद नीरस और उबाऊ था। उनके बीच का तनाव धीरे धीरे कम होने लगा और उसकी जगह एक अनिश्चितता छा गई। क्या उन्होंने सब कुछ गलत समझा था? फिर अपार्टमेंट बिल्डिंग का भारी मुख्य दरवाजा एक जोरदार आवाज़ के साथ खुला और एक आकृति बाहर निकली। लेकिन वह काइटो चेन नहीं था। एक नन्ही चिड़िया जैसी छोटी और कमज़ोर बुजुर्ग महिला टूटी फूटी कंक्रीट की सीढ़ियों पर कदम रखती हुई दिखी। वह बहुत धीरे धीरे और बड़ी सावधानी से चल रही थी, एक साधारण लकड़ी की छड़ी का सहारा लिए हुए। उसका चेहरा लंबे जीवन की झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन जब उसने आंखें उठाईं तो उसकी आंखें तेज और स्पष्ट थीं। वह सजग और सधी हुई नज़र से सड़क पर इधर उधर देख रही थी। सुहावने मौसम के बावजूद उसने एक साधारण साफ पोशाक और एक पुराना सा दुपट्टा पहना हुआ था, मानो उसे हमेशा ठंड लगती हो। ये वही हैं, सिल्वा ने धीमी आवाज़ में कहा। उनके पहले के मजाकिया लहजे का कोई निशान नहीं बचा था। ये दादी हैं। श्रीमती हेज़ल ने कहा था कि वो शायद ही कभी बाहर आती हैं। जब आती हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। उनकी निगाहें उस महिला पर टिकी थीं और वह धीरे धीरे मुश्किल से 3 सीढ़ियां उतरकर फुटपाथ पर जाने लगी। हर कदम एक जोखिम भरा कदम था, उसकी दृढ़ इच्छाशक्ति और कमजोर होते शरीर के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश। एस की सांस गले में अटक गई। ये किसी हैकर के चालाकी भरे वेश में छिपा कोई मोहरा नहीं था। यह एक असली इंसान था और वह दिल दहला देने वाली हद तक कमजोर थी। जैसे ही वह सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर पहुंची, उसका पैर कंक्रीट के एक असमान टुकड़े पर अटक गया। वह लड़खड़ा गई और उसकी छड़ी उसके हाथ से फिसलकर फुटपाथ पर गिर पड़ी। जैसे ही उसका संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और वह गिरने लगी, उसके मुंह से एक छोटी सी चौंकी हुई चीख निकली, शुद्ध आश्चर्य और भय की आवाज़। एस ने सोचने के लिए एक पल भी नहीं गंवाया। वह अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार पलक झपकते ही सड़क पार कर गया। उसकी सारी सावधानीपूर्वक बनाई गई योजनाएं और उसके अपने डर सब भुला दिए गए। उनकी जगह मदद करने की एक साधारण सी ज़रूरत ने ले ली। उसने बुजुर्ग महिला को धीरे से लेकिन मजबूती से उसकी बाहों के नीचे पकड़ लिया और ज़मीन पर गिरने से ठीक पहले उसका पूरा भार अपने ऊपर ले लिया। अरे ज़रा आराम से, उसने कहा। उसकी आवाज़ नर्म और शांत थी, जिससे उसके शरीर में दौड़ रहे एड्रेनालाइन का एहसास पूरी तरह छिप गया था। उसने सावधानी से उसे सीधा खड़ा होने में मदद की, ये सुनिश्चित करने के बाद कि वह अपने पैरों पर पूरी तरह स्थिर है। उसने अपनी पकड़ ढीली की। सिल्वा उसके ठीक पीछे थी। उसने गिरी हुई छड़ी उठाई और उसे वापस सिल्वा को दे दी। उसके चेहरे पर सच्ची चिंता झलक रही थी। महिला ने ऊपर उनकी ओर देखा। 3 अजनबियों के अचानक प्रकट होने से उसकी आंखें आश्चर्य और थोड़े डर से चौड़ी हो गईं। उसने लौटाई गई छड़ी को ऐसे पकड़ रखा था जैसे वह उसकी जीवन रेखा हो। धन्यवाद युवक, उसने पतली और कर्कश लेकिन बहुत विनम्र आवाज में कहा। ये बूढ़े पैर अब पहले जैसे नहीं रहे। यहाँ शहर वाले फुटपाथों की मरम्मत ज्यादा नहीं करते। कोई बात नहीं महोदया, एस ने मुस्कुराते हुए कहा और उम्मीद जताई कि उसकी मुस्कान सच्ची लगे। आप ठीक हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? क्या आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद चाहिए? उसने जानबूझकर दूरी बनाए रखी ताकि वह उन्हें परेशान न करे या डरा न दे। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी वजह से, उसने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा। उसने एस के सचमुच चिंतित चेहरे से सिल्वा की ओर और फिर एवलिन की ओर देखा, जो सावधानी से उसके पास आई थी। उसकी आंखों में डर की जगह गहरी कृतज्ञता का भाव आ गया। मैं बस वहां बेंच पर धूप सेंकने जा रही थी। मेरा पोता, अगर मैं कहीं दूर चली जाती हूं तो वह परेशान हो जाता है। वह बहुत अच्छा बच्चा है, हमेशा मेरा ख्याल रखता है, वह बहुत मेहनत करता है। ये शब्द एस पर किसी शारीरिक आघात की तरह लगे। वह एक अच्छा लड़का है, हमेशा मेरा ख्याल रखता है। एक पल के लिए, दर्द भरे क्षण में, उसने उस महिला को नहीं देखा। इसके बजाय उसे अपनी माँ का चेहरा दिखाई दिया, एक ऐसी याद जिससे वह चिपटा हुआ था, एक ऐसे स्नेही माता पिता की याद जिसे उसने कभी सचमुच नहीं पाया था।
उसे वह थक हताश इच्छा शक्ति याद आई जिसने उसे घर से निकाले जाने के बाद से ही प्रेरित किया था, फिर कभी इतना असुरक्षित न होने की इच्छा और इस दुनिया में बचे हुए कुछ लोगों को उसी बेबसी का अनुभव करने से बचाने की इच्छा। उस पल उसे समझ आ गया, यह महज किसी शातिर अपराधी का ठिकाना नहीं था, यह उस पोते का घर था जो अपनी दादी की रक्षा कर रहा था, ठीक उसी तरह जैसे एवेलिन और सिल्वा की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। उस पल के शक्तिशाली बदलाव को भांपते हुए एवेलिन आगे बढ़ी। उसकी आवाज़ कोमल और सौम्य थी। आज का दिन इसके लिए अच्छा है। धूप अच्छी लग रही है। क्या हम आपको बेंच तक ले जाने में मदद कर सकते हैं? बस सुरक्षा के लिए। बुजुर्ग महिला श्रीमती चेन ने सिर हिलाया। उन्होंने एस को अपना हाथ पकड़ने दिया और उसे थोड़ी दूर धूप में नहाए एक जंग लगे बेंच तक ले जाने दिया। उन्होंने राहत की सांस लेते हुए बेंच पर बैठ गईं और अपने कपड़े को करीने से समेट लिया। तुम बड़े प्यारे बच्चे हो, उसने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा। उसका सारा डर अब पूरी तरह गायब हो चुका था। आजकल बूढ़ी औरतों की मदद करने के लिए कोई रुकता ही नहीं। हर कोई हमेशा इतनी जल्दी में रहता है। उसकी नज़र एस पर ठहर गई। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, मैं देख सकती हूँ। एस को अपराधबोध का इतना तीव्र झटका लगा कि वह लगभग बीमार पड़ गया। वह यहाँ एक हैकर का सामना करने और उसे भर्ती करने, उसे रामोस और सिलिका के साथ अपने खतरनाक युद्ध में घसीटने आया था। वह यहाँ किसी की प्यारी दादी से मिलने नहीं आया था। वह यहाँ अच्छा लड़का कहलाने नहीं आया था, जबकि वह चुपके से उस नाजुक सुरक्षा को भंग करने की योजना बना रहा था जिसे उसके पोते ने इतनी मेहनत से बनाया था। उन्होंने कुछ मिनटों तक उससे हल्की फुल्की बातें की। उन्होंने आस पड़ोस और मौसम के बारे में पूछा ताकि वह बोलती रहे और वे बिना शक पैदा किए उससे और जानकारी हासिल कर सकें। उसने अपने पोते काइटो के बारे में बड़े प्यार से बताया। उसने बताया कि वह कितना होशियार है, कैसे वह घर से अपने कंप्यूटर पर काम करता है और कैसे वह उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। वह मेरी दवाइयों का खर्च उठाता है, उसने गर्व से कहा। उसे अपने शब्दों के गंभीर निहितार्थों का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वह हमेशा बिना शिकायत किए समय पर किराया देता है। वह बहुत अच्छा लड़का है। पहेली के सारे टुकड़े दिल दहला देने वाली स्पष्टता के साथ अपनी जगह पर आ गए। काइटो चेन ओमनिकॉप से सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं छिप रहा था, वह उसे बचाने के लिए छिप रहा था। वह अपने अद्भुत कंप्यूटर कौशल का इस्तेमाल करके ऐसी रकम जुटा रहा था जिसका कोई पता न चल सके, ताकि वह उसके किराए, दवाइयों और रहने के लिए छत का इंतजाम कर सके। वह उसे उस व्यवस्था से दूर रखने की कोशिश कर रहा था जो पहले ही उन्हें धोखा दे चुकी थी। वह इसकी तरह ही था जो दुनिया में अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार था, यहाँ तक कि अंधेरे में भी जाने को तैयार था। कुछ मिनट की बातचीत के बाद श्रीमती चेन ने जोर देकर कहा कि वह बिल्कुल ठीक हैं और उन्हें धीरे से विदा करते हुए उनकी मदद के लिए बार बार धन्यवाद दिया। वे सड़क के उस पार छाया में वापस चले गए। उस संक्षिप्त मानवीय मुलाकात का गहरा असर उन पर पड़ा रहा और इसने उनके पूरे मिशन का स्वरूप ही बदल दिया। खैर, सिल्वा ने आखिरकार लंबी चुप्पी तोड़ते हुए कहा। उसका हमेशा वाला आत्मविश्वास और बहादुरी बिल्कुल गायब थी। उसने अपना हाथ अपने चेहरे पर फेरा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि अभी अभी क्या हुआ था। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। वह अपराधी नहीं है, एवेलिन ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक नया और गंभीर सम्मान झलक रहा था। वह एक संघर्षरत व्यक्ति है। वह अपना जीवन चलाने के लिए वही कर रहा है जो उसे करना पड़ता है। उसे वाक्य पूरा करने की जरूरत नहीं थी। उसने सीधे एस की ओर देखा और उसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट था। एस अपार्टमेंट 3B की खिड़की की ओर घूर रहा था। उसका दिमाग चकरा रहा था। उसके सिस्टम से मिला काम जो सिर्फ विषय का पता लगाना था, अब उसे ठंडा, निर्मम और बेहद क्रूर लग रहा था। रामोस द्वारा चेन का नाम बताने का तथाकथित इनाम अब एक घिनौनी चाल लग रहा था, एक हताश व्यक्ति को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का तरीका। ये जासूसी का कोई रोमांचक खेल नहीं था, ये असल जिंदगी थी, नाजुक जिंदगियां जो तलवार की नोक पर टिकी थीं और वे उन्हें तहस नहस करने वाले थे। उसने अपने ही सिस्टम द्वारा उस पर थोपे गए क्रूर और अपमानजनक कार्यों के बारे में सोचा। उसने रामोस से मिले उस काले धन के बारे में सोचा जिससे यूनिट B17 में उनका गुजारा चल रहा था। उसे एहसास हुआ कि वह और काइटो चेन एक दूसरे के दर्पण हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। दोनों को ही असामान्य शक्तियां प्राप्त थीं और दोनों ही अपनी छोटी सी पारिवारिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने और उसका भरण पोषण करने के लिए एक ही मकसद से छुपकर उन शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे। एस ने धीमी और दृढ़ आवाज में कहा, हम उसे धमका नहीं सकते। उसकी आवाज में बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। यह एक फैसला था, सुझाव नहीं। हम उसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते या उसे हमारी मदद करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अगर हम उसे उसकी मर्जी के खिलाफ इसमें घसीटते हैं, अगर हम इस खतरे को उसके दरवाजे तक ले आते हैं, तो हम ओमनिकॉप से बेहतर नहीं होंगे, हम रामोस से बेहतर नहीं होंगे। तो फिर हम क्या करें? सिल्वा ने बेबसी भरे भाव से हाथ फैलाते हुए पूछा। हम ये सब सिर्फ मजे के लिए नहीं कर रहे हैं एस। हमें उसकी मदद चाहिए। सिलिका किसी भी पल हमें टुकड़े टुकड़े कर सकती है।
अगर हम उसके काम के नहीं रहे तो रामोस हमें विंसेंजो को खिला देगा।